सो हाय गाइस, वेलकम। मेरी वॉइस आ रही है लास्ट तक? ओके ग्रेट, ठीक है। तो आज अपन डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं एथिकल हैकिंग का। आज अपन डिस्कस करेंगे कि लाइक एथिकल हैकिंग में क्या स्कोप होता है, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती है। साथ ही साथ अपन एक लाइव प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे जिसमें अपन एक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। मेरा नाम मयंक नरवरे और मैं पिछले कुछ साल से एथिकल हैकिंग के अंदर मैं वर्क कर रहा हूँ, है ना। अभी मैं WSCryptech के साथ एज एन साइबर सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर और सिक्योरिटी एनालिस्ट पोजीशन पर सर्व कर रहा हूँ। और ये है कुशाग्र भाटिया जी, जो कि WSCryptech के फाउंडर है, जिनकी जिनकी वजह से आज लाइक अपन लोग एक साथ हो पाए हैं और एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल पाई है। WSCryptech के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो चैनल तो सभी लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर, है ना। तो WSCryptech के अभी तो यहाँ पे 1.8 मिलियन लिखा है, अभी तो 2+ मिलियन सब्सक्राइबर पहुँच गए हैं और 150K से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमने ट्रेन किए हैं। ठीक है, अलग अलग डोमेन्स में किए हैं। 20+ डोमेन्स हमारे पास है और अभी के टाइम में अगर इंटर्न्स देखे जाए तो 3.5K से ज़्यादा इंटर्न्स हमारे पास अवेलेबल है। तो अब एथिकल हैकिंग पे बढ़ने के पहले कि क्या अपन को इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप लोग दे दो, आपका नाम और आप अभी करेंटली क्या कर रहे हैं, लाइक पढ़ाई कर रहे हैं तो किस डोमेन में कर रहे हैं और जॉब वगैरह। तो बताइए। किस चीज़ का? मनी स्टैक। ओके, ग्रेजुएशन में क्या में करी है आपने? बैचलर ऑफ आर्ट्स। ओके, तो डेवलपमेंट वन स्टेक में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। आप बताइए। क्या पास किया आपने? 12th पास किया। ओके, हाँ। आपका लाइक कौन सा इसमें चल रहा था ग्रेजुएशन? सिविल। ओके ओके, अच्छा है। आप बताइए। हाय। हाय। ठीक है, आप बताइए। फाइनल ईयर। ओके, अच्छा, यहाँ पर कितने लोग हैं जो नॉन टेक बैकग्राउंड से? नॉन टेक, ओके। और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड? अच्छा, यहाँ पर किसी ने कभी हैकिंग परफॉर्म करके देखी है पहले, कभी कहीं से भी देखकर? क्या परफॉर्म किया था? हाँ, स्कैनिंग वगैरह की थी। ओके, तो देखो अपन आज काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि आप में से कितने लोग
लाइक ऑनलाइन बैंकिंग या फिर ऑनलाइन ऐप्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें यूज़ करते हो? सारे करते हो? ठीक है। तो अब देखो, हमें पहले ये समझना होगा कि लाइक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, उसे एक एथिकल हैकर या फिर कोई सिक्योरिटी ऑडिटर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, है ना? इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम धीरे धीरे क्लियर भी होने लगेगा कि इस पार्ट में स्कोप है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं स्कोप है, काफ़ी लोग बोलते हैं स्कोप नहीं है। तो ये चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है कि करियर पर्सपेक्टिव से क्या यहाँ पर जाना सही है नहीं है ना? तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है? जोमेटो तो सभी ने चलाया होगा, ठीक है? तो आपने जोमेटो में जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप देते हो। जब अकाउंट को क्रिएट करते हो, आपका मेल आईडी जाता है, आपका मोबाइल नंबर जाता है, ठीक है? आप ट्रांजैक्शन करते हो, वो डेटा भी जाता है, ठीक है? जोमेटो के डेटाबेस में वो सभी चीज़ें सेव रहती हैं। अब अगर कल के टाइम में डेटा ब्रीच हो जाए, ठीक है, जोमेटो की जो वेबसाइट है वहाँ पर एक साइबर अटैक परफॉर्म होता है, और उसके बाद जो ब्लैक हैट हैकर्स रहते हैं, यानी कि जो मलिशियस हैकर्स रहते हैं, वो उस डेटा को चुरा लेते हैं और डार्क वेब पे डाल देते हैं। डार्क वेब के बारे में सुना है ना? डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में इस पार्ट को भी। तो डार्क वेब पे डाल देते हैं, है ना? और वहाँ पर आपके डेटा का मिसयूज़ होता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप लोग कभी दोबारा जोमेटो को यूज़ करोगे? क्यों नहीं करोगे? अगर कंपनी आपको एश्योर करती है कि दोबारा ये चीज़ें नहीं होगी तो क्या आप यूज़ करोगे? हाँ? तो देखो, एक्चुअल में होता क्या है, जो भी लाइक ऑनलाइन असेट्स रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर कस्टमर्स का बहुत सारा डेटा रहता है, और एक जो कंपनी रहती है वो बहुत सारे एफर्ट्स करके वहाँ तक पहुँचती है, ठीक है? वो एम्प्लॉयज़ हायर करती है, वो मार्केटिंग करती है, एक प्लानिंग करती है, ठीक है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करती है, काफ़ी सारी चीज़ें करती है। तो जोमेटो ने भी किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये सब चीज़ें, ठीक है? उसने कई साल लगाए, एफर्ट्स लगाए सब चीज़ों करने के लिए, कस्टमर उसने बनाए अपने, और एक साइबर अटैक हो जाता है तो होगा क्या? जो कस्टमर का ट्रस्ट रहेगा वो लॉस हो जाएगा, ठीक है? वो कंपनी, ठीक है, वेबसाइट पे अगर अटैक हुआ, बैकअप वो कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे चीज़ों को, बैकअप से चीज़ रिकवर हो जाती है ना? सब चीज़ों को वो कर लेंगे, जो मॉनेटरी लॉस होगा उसे भी वो बेयर कर लेंगे एक बार के लिए, ठीक है? लेकिन जो कस्टमर का जो ट्रस्ट है ना, वो जो लॉस हो गया ना, वो वापस नहीं आएगा। उसके बाद क्या होगा? ऑर्गेनाइजर के साथ ऑर्गेनाइजर का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, है ना? कोई भी यूज़र दोबारा से जाएगा नहीं, जिसका भी डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ रहेगा वो कभी दोबारा उस वेबसाइट पे जाने वाला है नहीं, उसको यूज़ करने वाला है नहीं। 90% लोग तो नहीं करेंगे, ठीक है? तो अब होगा क्या? जो कंपनी है उसके जो पूरे एफर्ट्स लगे हैं पिछले 5-10 साल में, जितने भी उसने लगाए हैं, वो पूरे वेस्ट चले जाएंगे, है ना? तो यहाँ से क्या एक चीज़ समझ में ये आई कि साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है ना? आपने जितनी भी चीज़ें लगाए, एफर्ट्स लगाए, जितने भी आपने प्लानिंग करी है, सब चीज़ें करी है, वो सभी चीज़ें वेस्ट हो सकती है एक साइबर अटैक की मदद से, ठीक है? अब आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है? एक वेबसाइट है, आप लोग भी चेक करना इस चीज़ को। मैं आ गया गूगल पे, और यहाँ पे मैंने लिखा है आई बीन पॉन्ड, ठीक है? ये वेबसाइट देखी है पहले कभी किसी ने? हाँ, देखो, एक्चुअल में होता क्या है, जब भी कोई ब्लैक हैट मलिशियस हैकर्स रहते हैं तो किसी भी वेबसाइट का जब डेटा चुराते हैं, अटैक करते हैं, तो क्या करते हैं, यूज़र का जो डेटा है वो पूरा ले जाके डार्क वेब पर सेल कर देते हैं, ठीक है? डार्क वेब पे टोटली इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ पे जाके सेल कर देते हैं। अब कोई सिंगल पर्सन तो उन्हें कुछ देने वाला है नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो कंपनी से पैसा मांगते हैं, है ना? कंपनी से रैंसम मांगते हैं और बोलते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा यहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो आपको इतना अमाउंट पे करना होगा, ठीक है? टोटली इलीगल एक्टिविटी है। अब अगर वो वहाँ से कंपनी अमाउंट पे कर भी देती है और डेटा आपका वहाँ से रिमूव कर भी देते हैं वो, है ना? करेंगे नहीं करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन अगर कर भी देते हैं तो डेटा तो रिमूव हो गया, लेकिन एक बार डार्क वेब पे चला गया तो वो थर्ड पार्टी के थ्रू बाकी जगह भी सर्कुलेट होगा, है ना? आपका डेटा तो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। तो डेटा अमाउंट देके डेटा को डिलीट करवाना ये तो सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि डेटा एक बार आपका लीक हो गया तो वो तो फिर चलता ही रहेगा पूरे इंटरनेट भर पे, ठीक है? इसी टाइप से आज से 2 साल पहले डोमिनोज का डेटा ब्रीच हुआ था, ठीक है? डोमिनोज का डेटा ब्रीच हुआ था
और वहाँ पर क्या हुआ था कि जितने भी डोमिनोज के यूज़र्स थे, है ना, उन लोगों के नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, मेल एड्रेस, घर का एड्रेस, क्या ऑर्डर किया गया था, कब ऑर्डर किया गया था, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ये सभी डिटेल्स लीक हो गई थी। ठीक है, डार्क वेब पे लीक हो गई थी। बहुत सारी वेबसाइट्स पे डेटा अवेलेबल था। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ आपको इतना करना होता था कि आपको मोबाइल नंबर डालना होता था, और आप मोबाइल नंबर डाल के सर्च करोगे तो आपको पूरा डेटा मिल जाता था। ठीक है, यूज़र्स का। तो मेरे साथ भी यही चीज़ हुई। ठीक है, डोमिनोज मैंने भी यूज़ किया। तो इस वेबसाइट पे जाना, इसके पास क्या है, ये जो वेबसाइट है इसके पास जो भी डेटा ब्रीच में जो भी डेटा लीक हुआ है उसका डेटाबेस रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये वेबसाइट ये चेक करके आपको बताएगी कि क्या आपका जो डेटा है वो कभी इंटरनेट पे डार्क वेब पर लीक हुआ है किसी भी डेटा ब्रीच में या नहीं हुआ है। ठीक है, तो मेरा डेटा ब्रीच हुआ था, आप लोग भी आपके सिस्टम में चेक करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी एंटर कर सकते हो, आपका मेल आईडी भी एंटर कर सकते हो। एंटर करता हूँ मैं, तो देखो ये मुझे बता रहा है ना, पॉन्ड है, मतलब कि मेरा जो डेटा है ये डार्क वेब पर लीक हुआ पड़ा है। ठीक है, क्या लीक हुआ है, कहाँ पर मेरा जो डेटा ब्रीच हुआ है, तो बता रहा है डोमिनोज पिज़्ज़ा 2021 में 13 TB का जो डेटा था ये लीक हुआ था, ब्रीच हुआ था, है ना, और ये डार्क वेब पर सेल के लिए डाल दिया गया था। क्या क्या डेटा था, तो ईमेल एड्रेस, नेम, मोबाइल नंबर, फिजिकल एड्रेस, परचेस क्या किए थे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी इसके अंदर। ठीक है, तो आप लोग भी एक बार चेक करिएगा कि आपका डेटा ब्रीच हुआ है। मोबाइल नंबर भी डाल के देख सकते हो आप। ठीक है, मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों ही डाल के देखना है यहाँ पर। नहीं हुआ है, मोबाइल नंबर से भी चेक करना। किसी का अगर ब्रीच में डेटा मिलता है तो बताना मुझे। नहीं है, हाँ दिखा रहे हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर भी डाल के देखना, अभी ट्राई कर लो। अकाउंट ही नहीं है। अच्छा देखो, ये सिर्फ डोमिनोज का डेटाबेस नहीं है। हाँ, 3 बार जीमेल आईडी कॉम्प्रोमाइज हो गई। बिग बास्केट 4 बार। ठीक है, हाँ हाँ, लॉगिन नहीं होता है ना। क्या बोल रहे हो, हाँ समझा नहीं मैं। लैपटॉप से चेक करना है, हाँ ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा, हैंड रेस कर दो कितने लोगों का डेटा ब्रीच हुआ है। ठीक है, अब देखो ये तो सिर्फ एक वेबसाइट है, काफ़ी छोटी सी वेबसाइट है जहाँ पे आपको बता रहा है कि डेटा ब्रीच हुआ है नहीं हुआ है ना। इसके जैसे आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी, और अगर आपको यहाँ पे डेटा आपका नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डेटा कभी ब्रीच नहीं हुआ। ठीक है, डेली बेसिस पे साइबर अटैक्स होते हैं, है ना,
आजकल में भी साइबर अटैक्स हुए होंगे बहुत, इसके अलावा भी और बहुत जगह पे आपका डेटा ब्रीच हुआ होगा, काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन हमें पता नहीं है। कुछ ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि हमें पता चले कि क्या हमारा डेटा ब्रीच पहले कभी हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है ना। डार्क वेब पे अगर इस टाइप की चीज़ें होती है लीक, तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि वहाँ पे मलिशियस हैकर्स है, ठीक है, क्रिमिनल्स है, साइबर क्रिमिनल्स है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें होती है डार्क वेब पे आप लोगों को पता है, लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना, वेपन सेलिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पर। तो हाँ हाँ, इलीगल सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर वैसी जगह पे अगर आपका डेटा इस टाइप से ब्रीच होता है तो ये अच्छी बात नहीं है। अब देखो कंपनी क्या करेगी, कंपनी तो रिमूव करवा देगी, ठीक है, रैंसम पे करेगी, जिस भी टाइप से है पे करके वो ट्राई करेगी कि डेटा को डिलीट कर दिया जाए, है ना। लेकिन डेटा एक बार हो गया तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ठीक है। अब देखो जितनी भी ऐप्स को हम, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक आधी ऐप को यूज़ किया, बहुत सारी ऐसी ऐप्स है जिन्हें हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, बहुत जगह पे हम लॉगिन कर देते हैं, है ना, जाने अनजाने में। और जेन्युइन ट्रस्टेड सोर्सेज से भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल हमेशा हम अपने ऊपर रहता है कि हाँ ये चीज़ तो हो सकती है, ठीक है। अब देखो डेटा ब्रीच तो हुआ है, अब मुझे बताओ पुलिस की ज़रूरत कब पड़ती है? हाँ नहीं नहीं, पुलिस की ज़रूरत हमें पड़ती कब है ये पूछ रहा हूँ, जब क्राइम होता है, ठीक है। जब भी क्राइम बढ़ेगा तो पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर साइबर क्राइम बढ़ेगा तो हमें एथिकल हैकर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के टाइम में क्या साइबर क्राइम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है ना। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हों जो जिनके साथ कभी ना कभी साइबर क्राइम हुआ है, या फिर आपके किसी पहचान वाले के साथ साइबर क्राइम हुआ है ना, किसी भी टाइप का साइबर क्राइम, स्कैम, फ्रॉड, है ना। तो इतना तो क्लियर हो रहा है कि जो डेली बेसिस पे जो है साइबर क्राइम बढ़ रहा है। अब साइबर क्राइम बढ़ रहा है तो एथिकल हैकर की ज़रूरत पड़ेगी। एथिकल हैकर की ज़रूरत कब पड़ेगी, मतलब कि अपना जो करियर है ये कहीं ना कहीं पर सेफ गार्ड रहेगा, ठीक है। और सब चीज़ें तो डिजिटलाइज हो ही रही है ना? तो ये चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो। हाँ हाँ, प्रॉब्लम तो देखो वैसे आई नहीं है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही जब डेटा ब्रीच हुआ तो मुझे पता चल गया था, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर दी थी, ठीक है। तो प्रॉब्लम आते आते बच गई, लेकिन डेली बेसिस पे प्रॉब्लम आ सकती है ना। और ये नहीं बोलूँगा कि प्रॉब्लम नहीं आई, डायरेक्टली भी आज भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। स्कैम कॉल्स आ जाते हैं, लोगों को पता रहता है कि ये इसकी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेटिंग करने का कोशिश उन लोग ट्राई करते हैं। सॉल्यूशन इसका यही है कि इंटरनेट को सेफली यूज़ किया जाए, है ना, उन चीज़ों को विजिट किया जाए, वहीं पर डेटा दो जहाँ पर आप ट्रस्ट करते हो, है ना। और सब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे डोमिनोज को मैंने बताया, मैं कितनी भी ट्राई कर लूँ लेकिन कहीं ना कहीं पर डोमिनोज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, कि वो मेरे डेटा को सेफ रखें। तो 50-50 है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते सब चीज़ों को। हाँ लोगों ने, हाँ देखो लोगों ने केस किया, ऑब्वियसली लोगों ने केस किया, क्योंकि उनका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। डोमिनोज ने पेनल्टी भी भरी इस चीज़ के लिए, है ना। लेकिन क्या है, सब चीज़ों को तो वो रिजॉल्व कर लेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया, लेकिन कस्टमर का ट्रस्ट वो वापस से रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। आपका अगर कहीं पर भी डेटा ब्रीच हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा से उस वेबसाइट पर जाओगे या उस ऐप को यूज़ करना चाहोगे, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, जो कंपनी के पूरे एफर्ट्स रहते हैं पूरे वेस्ट चले जाते हैं, जो भी उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं सभी चीज़ें वेस्ट जाती हैं। यहाँ से क्या होता है, जो कंपनी है वो शट डाउन होना चालू हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? पकड़े जाते हैं, पकड़े जाते हैं, शॉर्टकट मनी। अब देखो कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं।
क्या साइबर सिक्योरिटी में आना आप लोगों के लिए एक सुटेबल ऑप्शन है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये आप लोग खुद से क्वेश्चन करना, कुछ 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं, अगर आप इनका आंसर कर पाते हो सही तरीके से, है ना, तो ये करियर आपके लिए। पहला तो ये है कि क्या आपको नॉलेज अचीव करना अच्छा लगता है ना, टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड, अगर आपको नॉलेज गेन करना अच्छा लगता है ना, तो आप इस फील्ड में आ सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या आपको साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है, ठीक है, तो आप इस फील्ड में आ सकते हो। क्या आपको कंट्रीब्यूट करना है साइबर सिक्योरिटी में ताकि आप दूसरे लोगों की हेल्प कर पाओ, ठीक है, और क्या आपको बैड हैकर्स को डिफीट करना है, ठीक है। तो अगर ये जो क्वेश्चन है ये आप क्वेश्चन आप खुद से करना, ठीक है। अगर आप इसका आंसर कर पाते हो सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से कर पाते हो, तो फिर आप इस फील्ड में आ सकते हो। अब देखो ये जो चीज़ें बाहर से दिख रही है ना, जब इसमें डीप डाउन इसमें जाओगे तो चीज़ें काफ़ी अलग रहती है, ठीक है। सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करने तक ही चीज़ें सीमित नहीं रहती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले मतलब खुद को क्लियर कर ले कि इस पार्ट में आना है हमें, नहीं आना है, ठीक है। अब हमें क्या एक चीज़ होगा इस करियर में आने से, इसको अपन थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपको क्या लगता है सबसे सिक्योर वेबसाइट कौन सी है? कितने लोगों को लगता है गूगल सबसे सिक्योर वेबसाइट है? हाँ, उसके भी चांस है। अच्छा, क्या गूगल कभी हैक नहीं हुई है ना? तो अगर वो हैक हुई है तो सबसे सिक्योर वेबसाइट कैसे हो? डेली बेसिस पे बढ़ाती है, बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन क्या वो अनहैकेबल है? अच्छा, आप में से किसी को भी लगता है कि कौन सी वेबसाइट ऐसी कोई वेबसाइट है जो कि हैक नहीं हो सकती, तो आप लोग आंसर करिए। कोई भी वेबसाइट नहीं पता? गेस करके देखो, अभी तो बताया नहीं मैंने। नहीं, WSCrypt भी हैक हो सकती है, 3 बार मैंने हैक करी है। डार्क वेब तो देखो इंटरनेट का एक हिस्सा है ना, इंटरनेट का एक हिस्सा है, किसी वेबसाइट का नाम नहीं है। अभी डार्क वेब क्या होता है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग ये गेस करो कि सबसे सिक्योर वेबसाइट कौन सी होगी, नाम बता दो। नहीं, स्टैटिक वेबसाइट काफ़ी अच्छा आंसर है ना। देखो स्टैटिक वेबसाइट, एक वेबसाइट, देखो यहाँ से अपने को ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि वेबसाइट हैक क्यों होती है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझना। एक वेबसाइट जिसके अंदर कोई भी फंक्शन नहीं है, जो कि प्योर स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब क्या कि बस एक वेब पेज है, एक सिंगल वेब पेज है ना, 3-4 वेब पेजेस दिए गए हैं, मेनू है, ना कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म है ना, ना कोई यूज़र इनपुट करने की ये चीज़ें हैं, ना लॉगिन का ऑप्शन है, ना साइन अप का ऑप्शन है। एक ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर फीचर्स है ही नहीं, है ना, जिसके अंदर फीचर्स है ही नहीं, ये सबसे ज़्यादा सिक्योर वेबसाइट होगी। ये सबसे ज़्यादा सिक्योर वेबसाइट होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो वेबसाइट के अंदर जो भी वल्नरेबिलिटीज़ आती है, ठीक है, वल्नरेबिलिटीज़ मतलब कोई ना कोई सिक्योरिटी की कमी, है ना। तो वेबसाइट के अंदर जो भी वल्नरेबिलिटीज़ आती है, ये आती है फीचर्स की वजह से, फंक्शंस की वजह से। यानी कि एक वेबसाइट के अंदर जितने ज़्यादा फंक्शंस होंगे, जितने ज़्यादा फीचर्स होंगे, वो उतनी ज़्यादा वल्नरेबल होते जाएगी। और एक वेबसाइट जिसके अंदर फीचर्स है ही नहीं, है ना, जिसके अंदर बस एक स्टैटिक सा वेब पेज दिया गया है, जिसके अंदर आप बस 2-4 पेजेस एक्सेस कर सकते हो, ना कोई फॉर्म है, ना साइन अप करने का ऑप्शन है, ये वेबसाइट सबसे ज़्यादा सिक्योर होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसके अंदर फीचर्स नहीं है। तो एक चीज़ हमें समझनी होगी कि जितने ज़्यादा फीचर्स रहेंगे वेबसाइट उतनी ज़्यादा वल्नरेबल होगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसी वेबसाइट मिलती है जिसके अंदर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने की चीज़ें दी गई है, सर्च करने का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, और भी तरह तरह के जो फंक्शंस दिए गए हैं, तो आपको समझ जाना है कि ये वेबसाइट के अंदर वल्नरेबिलिटी के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब देखो हमें ये तो पता चल गया कौन सी वेबसाइट सिक्योर होती है, कौन सी सिक्योर नहीं होती है। देखो और एक चीज़ और बताता हूँ कि कोई भी चीज़ 100% कभी सिक्योर नहीं हो सकती, है ना। धीरे धीरे जब हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि 100% चीज़ें सिक्योर क्यों नहीं हो सकती।
अब क्योंकि 100% सिक्योर नहीं हो सकती, आप कभी 100% साइबर सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर सकते, इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हम एक पीरियोडिक बेसिस पे हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है। जैसे कि आज मैंने अगर WScript को टेस्टिंग करी, आज से 1 महीने बाद 2 महीने बाद मुझे वापस से टेस्टिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद मुझे वापस से टेस्टिंग करनी पड़ेगी। यानी कि आप कभी भी इसे पूरा सिक्योर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ लूप होल्स हमेशा छूट जाएंगे। ठीक है, अब देखो करियर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा, यहाँ तक हमने जो भी डिस्कस किया, क्या इसमें किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अब जो अपना पिछला टॉपिक था उससे थोड़ा सा लिंक करते हैं। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया, मैंने एक जोमेटो का एग्जांपल दिया था। ठीक है, अब जोमेटो के ऊपर रिस्क है, क्या रिस्क है कि इसके पास तो अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके पास एक बड़ा यूज़र बेस है। अगर इसे कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो इसके यूज़र्स तो जाएंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तब क्या करा जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो जोमेटो क्या करेगा, जोमेटो ने ये सोचा क्यों ना हम हैकर्स को पहले से परमिशन दे दें कि आप हमारे वेबसाइट्स, हमारी एप्लीकेशंस को हैक करो, है ना। आप आओ, हम रिटर्न में पहले से परमिशन दे देते हैं कि आप आओ, हमें हैक करो, और हमें हैक करके जो हमारा डेटा है इसको डार्क वेब पे मत डालो, है ना। जो भी डेटा आपको मिल रहा है, इस डेटा को आप लोग आओ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें रिपोर्ट करो। आप हमें बताओ कि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर दिक्कत है ना, और हम उसे फिक्स करेंगे। और इसके बदले में हमें क्या मिलेगी, हमें तो सिक्योरिटी मिल जाएगी, है ना, हमें सिक्योरिटी मिल जाएगी, और हम आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दे देंगे। रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड हो सकता है, कोई अचीवमेंट हो सकती है, इस टाइप की कोई भी चीज़ें हो सकती है। तो जोमेटो ने क्या सोचा कि इस टाइप का जो साइबर अटैक जो डोमिनोज के ऊपर हुआ, है ना, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी के ऊपर, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इस टाइप का साइबर अटैक ना हो, मुझे अपनी कंपनी को बचानी है, अपनी कंपनी की रेप्यूटेशन बचानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं हैकर्स को पहले ही परमिशन दे देता हूं कि आप आओ, मुझे हैक करो, और हैक करके जो भी कमी मिलती है इसे मुझे रिपोर्ट करो, और मुझे रिपोर्ट करके बताओ, हम इसे फिक्स करेंगे तो हमारी सिक्योरिटी एनहेंस हो पाएगी, और हम आपको इसके बदले में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दे देंगे। ठीक है, तो दोनों का काम हो गया, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई, है ना। तो अब क्या हुआ, जोमेटो ने क्या किया, जोमेटो ने इस चीज़ को करने के लिए, हैकर्स को परमिशन देने के लिए एक प्रोग्राम चालू किया जिसको हम बोलते हैं बग बाउंटी प्रोग्राम। सुना है इसके बारे में? क्या होता है ये? रिवॉर्ड मिलते हैं, ठीक है, वेरी गुड। हाँ हाँ, वेबसाइट से बग निकालते हैं। तो देखो, बग क्या होता है, बग होता है एक सिक्योरिटी फ्लॉ होता है, सिक्योरिटी कमी होती है, ठीक है, जिसकी मदद से आपका जो भी वेबसाइट है, जो भी एप्लीकेशन है, जो भी असेट है आपका, वो कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। तो जोमेटो ने क्या किया कि इसे चाहिए था, हैकर्स चाहिए था, इसको अपने ऊपर टेस्टिंग करानी थी, अपने असेट्स के ऊपर टेस्टिंग करानी थी, तो इसने एक प्रोग्राम चालू कर दिया जो कि है बग बाउंटी प्रोग्राम। ठीक है, इसने परमिशन दे दी कि आप आओ, हमें हैक करो, लीगली हैक करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हैक करोगे, जो चीज़ जोमेटो बोलेगा, जितनी परमिशन जोमेटो देगा उतनी ही चीज़ें हैक करी जाएगी, और कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब एक हैकर को क्या करना है, एक हैकर को बस उस कंपनी को फाइंड करना है जिसके पास बग बाउंटी प्रोग्राम ओपन रहे। ठीक है, और जोमेटो को क्या करना है, जोमेटो को हैकर्स चाहिए। तो अब हम किस प्रकार से कंपनी से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, क्या हम कंपनी को मेल लिखेंगे कि हमको आपके जो असेट्स उसके ऊपर टेस्टिंग करनी है, या कंपनी से जाकर डायरेक्ट मिलेंगे? तो इस चीज़ का मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए आप लोगों को काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। ठीक है, गूगल पे आ जाते हैं वापस से, गूगल पे आके मैं लिखता हूँ बग क्राउड। ठीक है, बग क्राउड क्या है, बग क्राउड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कंपनीज आके आपको परमिशन देती है ना, कंपनीज आके आपको परमिशन देती है, और यहाँ पर हैकर्स भी आते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हैकर्स भी मिलेंगे, कंपनी भी मिलेगी, है ना। हैकर्स को क्या मिलेंगे, हैकर्स को बहुत सारी कंपनीज मिल जाएगी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहाँ पे वो हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं, और कंपनी को बहुत सारे हैकर मिल जाएंगे, है ना, जिससे कि उनकी सिक्योरिटी एनहेंस हो पाएगी। तो हमें किसी कंपनी से कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस इस प्रकार के बग क्राउड टाइप के प्लेटफॉर्म, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म अभी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, आपको बस ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना है, और यहाँ पे आके आपको इनके प्रोग्राम्स को चेक करना है कि कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी सारी कंपनीज आपको दिखेगी, कुछ के नाम आपको नहीं पता होंगे, कुछ के नाम आपको पता होंगे, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज है, 1000 से ज़्यादा कंपनीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर बाउंटी लिखी हुई है, जो रिवॉर्ड हमें मिलता है बग फाइंड करने के एक्सचेंज में, उसे हम बाउंटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाउंटी लिखी हुई है कि $100 से लेकर $6000 तक की बाउंटी आपको मिलेगी पर वल्नरेबिलिटी, एक वल्नरेबिलिटी फाइंड करने पे, ठीक है। मिनिमम $100 रहेगी, मैक्सिमम $6000 रहेगी। कितना होता है ये एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। $100 होता है लगभग आपका 8000, है ना, और $6000 होता है आपका लगभग 5 लाख रुपए, है ना। तो एक बग अगर आप फाइंड कर देते हो तो आपको 8000 से लेके 5 लाख तक का अमाउंट कुछ भी मिल सकता है। कितना अमाउंट मिलेगा ये डिपेंड करता है कि जो आपने बग फाइंड किया है उससे कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता था। जितना ज़्यादा नुकसान आपका बग जो आपने फाइंड किया है उससे होगा, उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं होगा कि आज आपने हैकिंग सीखना शुरू किया और जस्ट ओवरनाइट आपको मिल जाएगा $1000 का बग मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। रियलिस्टिक रहते हैं चीज़ों में, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बग फाइंड करोगे बग मिलेंगे नहीं, ठीक है। बग मिलेंगे तो लो लेवल के बग्स मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है $50-100 का मिले इनिशियली, धीरे धीरे करके आपका जो लेवल अप होते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, अपने अपने हिसाब से जितनी कंपनी की कैपेबिलिटी होती है उनके हिसाब से वो रिवॉर्ड ऑफर करती है। जैसे इसने दिया है $200 से $10,000, ठीक है। और नीचे बढ़ते हैं, ये देखो यहाँ पे नासा आ गई, नासा को तो जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसने अमाउंट लिखा ही नहीं है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इसकी तो कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। होस्टगेटर पता है क्या, ये वेबसाइट होस्टिंग की कंपनी है, ठीक है। और यहाँ बढ़ते हैं आगे, ठीक है। टेस्ला, अब टेस्ला का देख लो, है ना। तो कोई लिमिटेशन नहीं, यानी कि अगर आप देखो ना तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, चीज़ें भी डिजिटलाइज हो रही है, तो किसी तरीके से दिक्कत नहीं है ना। करियर स्कोप तो अच्छा है। और अगर आप इस चीज़ को देखोगे कि क्या इनकम कैसी होगी, रिवॉर्ड कैसे मिलेंगे, तो रिवॉर्ड भी अच्छे होंगे, है ना। नो डाउट स्टार्टिंग में रिवॉर्ड आपको मुश्किल से मिलेंगे, कम अमाउंट के मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक जगह पे फोकस्ड रहते हो तो आपको अच्छी चांसेस रहेंगे। यानी कि लिमिटेशन जो अपर लिमिट है वो तो कहीं पर नहीं आके रुकती है, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट कर लेते हैं, इसको जानते हो इस आइकन को, चैट जीपीटी, है ना। तो चैट जीपीटी भी आ गया है यहाँ पे, तो बहुत सारी कंपनीज है। एक बार आप लोग आपके एंड पे चेक करना, इंडीड भी है यहाँ पे। अभी रिसेंट में हमारे एक स्टूडेंट ने इंडीड पे बग निकाला था, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी है। आप आपके हिसाब से टारगेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर फिक्स आपको रहना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको दिन भर लगे रहना है। जिस भी टारगेट आपको ठीक लगता है, कंफर्टेबल लगता है, उस टारगेट पे आप जब चाहो तब बग निकालने के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसी बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएगी, इस टाइप के और भी आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। कुछ और प्लेटफॉर्म भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये आ गए अपन हैकर1 की वेबसाइट पे। हैकर1 भी एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म है, एक मीडिएटर है, जहाँ पे कंपनीज आती है, वो परमिशन देती है, और हैकर्स आते हैं, वो टेस्टिंग करना चालू कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं जाऊँ एक्टिविटी के ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपको वो सभी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी जो कि हैकर1 पे हुई है। यानी कि लोगों ने जो भी बग फाइंड किए हैं रिसेंट, है ना, वो यहाँ पर लिखा रहेगा कि कौन सी कंपनी पे आप लोगों ने रिसेंट बग्स फाइंड किए और उन्हें कितना रिवॉर्ड मिला है। साथ ही साथ जो सीवियरिटी थी, यानी कि जो बग से जो नुकसान हो सकता था वो कितना ज़्यादा हो सकता था, ठीक है। तो क्लाउडफ्लेयर का यहाँ पे दिया है कि 22 घंटे पहले यहाँ पे एक बग मिला है क्लाउडफ्लेयर के अंदर, ठीक है। एल्बर्ट पेडरसन नाम का जो पर्सन है, जो अकाउंट है, इसने बग को फाइंड किया। बग था क्रिटिकल टाइप का, और जो बाउंटी मिली वो थी $3300,
ठीक है, इसको जानते हो, ब्रेव ब्राउजर, अभी बहुत आप लोग यूज भी कर रहे होंगे। इसके अंदर अभी 2 घंटे पहले वल्नरेबिलिटी मिली है जिसके अंदर $500 का रिवॉर्ड दिया गया किसी पर्सन को। ठीक है, तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, है ना। ये टिकटॉक भी आ गया है ठीक है, तो एक बार जाके चेक करना। अब देखो यहाँ पे अभी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये बग, ये क्या हो रहा है, स्टोर्ड एक्सेस है क्या, इसमें होता क्या है, ये सब चीज़ समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपको एक ओवरव्यू जरूर मिल जाएगा कि क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, नो डाउट मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन उसका रिवॉर्ड भी अच्छा रहता है ना। स्नैपचैट भी आ गया, $1500 की बाउंड्री लेके गया है कोई, 15,000 सॉरी। तो काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स रहते हैं। अब क्या करते हैं, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा डार्क वेब के बारे में। अब देखो जो हमारा इंटरनेट है ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, एक पार्ट तो वो है जिसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, लास्ट तक विजिबल है। ठीक है, जो इंटरनेट है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। जो पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं सरफेस वेब। ठीक है, सरफेस वेब क्या है, जो भी इंटरनेट का हिस्सा हम एक्सेस कर पाते हैं वो सरफेस वेब में आता है, जैसे WSCTech, यूट्यूब, गूगल। अब इंटरनेट में क्या है, इंटरनेट का एक रूल ये है कि अगर आपको किसी भी चीज़ को एक्सेस करना है तो आपके पास उसका पूरा एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर जब तक हमारे पास किसी चीज़ का पूरा एड्रेस नहीं रहेगा हम उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हमें तो कोई किसी वेबसाइट का एड्रेस याद नहीं होता है ना, गूगल का याद होगा, फेसबुक का याद होगा, लेकिन हर एक रिसोर्स का एड्रेस तो नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, हम गूगल पे जाते हैं और गूगल जैसे सर्च इंजन पे जाके हम हमारी क्वेरी को डालते हैं, जो भी रिलेटेड चीज़ें रहती है वो हमें दिख जाती है। अब ये दिखती कैसा है ये हम समझते हैं। तो देखो होता क्या है, हर कोई चाहता है कि उसकी जो वेबसाइट है ना वो गूगल सर्च रिजल्ट्स में शो करे। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में प्रैक्टिस करी जाती है जिसका नाम है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे कंटेंट को हम रैंक कराते हैं। ठीक है, तो जो कंपनीज रहती है, ब्लॉग्स वगैरह जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपने कंटेंट को रैंक कराते हैं। जब भी कोई क्वेरी आती है सर्च रिजल्ट पे, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें उससे रिलेटेड रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं जैसे यहाँ से बैक करूँ, मुझे HackerOne की मुझे एड्रेस नहीं पता था, बस मैंने HackerOne सर्च किया, तो आप देखो यहाँ पे जो गूगल है इसने मुझे वेबसाइट के रिजल्ट्स ला के दिए और मुझे यहाँ पर URL भी ला के दिया है, यानी कि एड्रेस ला के दिया है hackerone.com। ठीक है, यहाँ पर देखो विकीपीडिया का मुझे एड्रेस नहीं पता था, यूट्यूब का एड्रेस नहीं पता था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इसने अलग अलग एड्रेस मुझे ला के दिए हैं। तो ये क्या कर रहा है, किसी ने कंटेंट को रैंक कराया है, कंटेंट सर्च इंजन पर रैंक हुआ है और हमें एड्रेस नहीं पता था, हमने बस सर्च इंजन पे जाके उस पर क्लिक कर दिया तो हमें एड्रेस मिल गया। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ को मुझे एक्सेस करना है तो एड्रेस मेरे पास होना चाहिए, सर्च इंजन की मदद से हम एक्सेस कर पाते हैं। तो जितना भी पार्ट है जो कि गूगल या फिर सर्च इंजन पर रैंक है, सिर्फ गूगल ही सर्च इंजन नहीं है, और भी है, याहू है, सेंसिस है, सोडन है, डकडगो है, बहुत सारे सर्च इंजन है। तो यहाँ पे जितना भी कंटेंट रैंक है ये सभी चीज़ें आती है सरफेस वेब में, जितना भी आज तक आप एक्सेस कर पाओगे ये सभी चीज़ें आती है सरफेस वेब में। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जितना भी है इंटरनेट का जितना भी हिस्सा हम एक्सेस कर पाते हैं ये मुश्किल से 20% है, और जो बाकी हिस्सा है 80% ये हिडन है, यानी कि आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। ये गूगल पे रैंक नहीं है, ये डकडगो पे रैंक नहीं है, आपको इसका URL नहीं पता है, आपको इसकी लोकेशन नहीं पता। अब लोकेशन नहीं पता है तो क्या आप एक्सेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। गूगल में नहीं दिखाएगा तो क्या आप एक्सेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं डीप वेब। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो इंटरनेट पर रैंक नहीं है ना। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है कॉन्फिडेंशियल डेटा, मिलिट्री का डेटा, डिफेंस का रिलेटेड डेटा, गवर्नमेंट का डेटा, हॉस्पिटल रिलेटेड डेटा, यूनिवर्सिटीज रिलेटेड डेटा, ये सभी डेटा डीप वेब पे होता है। बैंक का रिलेटेड डेटा, है ना। अब आप अगर नेट बैंकिंग चलाते हो कहीं ना कहीं तो आपका डेटा जाके स्टोर हो रहा होगा, है ना। अब अगर क्या हो, अगर आपने SBI लिखा और SBI लिखते ही जो गूगल में सर्च रिजल्ट आए वहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ गया, आपका कार्ड नंबर आ गया, तो क्या ये सिक्योरिटी है? सिक्योरिटी नहीं है। तो ये क्या किया गया, ये जो पार्ट है इसे मना किया गया है रैंक करने से, और ये आता है डीप वेब में। तो 80% जो इंटरनेट का हिस्सा उसे आप एक्सेस नहीं कर सकते।
अब यही जो डीप वेब का जो और डाउन साइड वाला जो पार्ट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डार्क वेब। डार्क वेब भी डीप वेब का ही हिस्सा है, लेकिन फ़र्क बस डीप वेब और डार्क वेब में इतना सा है कि डार्क वेब पे टोटली इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। वेपन सेलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रेड रूम और भी तरह तरीके की चीज़ें होती है। तो डार्क वेब पे टोटल इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। तो हमने तो अभी तक इंटरनेट का, अगर हम एक आइसबर्ग से कंपेयर करें तो हमने बहुत छोटा सा पार्ट एक्सप्लोर किया है, और अगर हम डेली बेसिस पे अगर हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो भी हम इस पूरे सरफेस वेब को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। डार्क वेब तो फिर काफ़ी बड़ा है, डार्क वेब और डीप वेब बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अब इसी डार्क वेब पे क्या होता है, जब भी कोई साइबर अटैक होता है तो मलिशियस हैकर्स क्या करते हैं, इसी डार्क वेब पे जाके आपके डेटा को सेल कर देते हैं और कंपनी से मांगते हैं अमाउंट। अब कंपनी ने क्या सॉल्यूशन निकाला, कंपनी ने सॉल्यूशन ये निकाला कि उनको अमाउंट हम देंगे, उससे अच्छा हम लीगली अमाउंट दें, है ना। वहाँ पर तो डेटा जाएगा, कस्टमर का ट्रस्ट भी लैप्स हो जाएगा एक बार के लिए, और डेटा वहाँ से अगर वो डिलीट कर भी देता है, जो कि गारंटी नहीं है वो डिलीट कर देगा, ठीक है, अगर डिलीट कर भी देता है तो उसके बाद भी डेटा तो आगे फॉरवर्ड हो ही जाएगा। तो ये उन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना हम लीगली परमिशन दे दें और हम फिर बग क्राउड और हैकरवन जैसे प्लेटफॉर्म पे हम जाके बग्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी की कोई क्वेरीज है? नहीं? सर जैसे जो मूवीज अपने पास अपन देख रहे हैं, हाँ टीका शो एक ऐप है, हाँ उसको मूवीज दिखेगी हाँ आपको जो हाँ चल रही है, हाँ। तो वो किस कैटेगरी में आएगा, इसमें सरफेस? सरफेस वेब, देखो जो भी चीज़ को आप एक्सेस कर पा रहे हो ना, वो सरफेस वेब का हिस्सा है। डीप वेब को तो आपको पता ही नहीं होगा ना, आपको उसका यूआरएल पता है ना, उसकी लिंक आपको गूगल पे मिलने वाली है ना, आपको उसकी लिंक कहीं भी नहीं मिलने वाली है ना, मतलब 101% कॉन्फिडेंशियल चीज़ है वो। तो जो भी चीज़ आपने आज तक एक्सेस करी है ना, वो सरफेस वेब का ही पार्ट है, ठीक है। मैंने चलाया था बट और कुछ भी नहीं ओपन हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, देखो टॉर आपने चलाया, कुछ भी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके पास टॉर वेबसाइट की लिंक नहीं होगी, ठीक है। टॉर वेबसाइट की लिंक की अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, टॉर लिंक एग्जांपल, देखो टॉर वेबसाइट से जो होती है ना, ये डीप वेब की वेबसाइट्स होती है, इनका एक्सटेंशन होता है डॉट टॉर, ठीक है, और इनका यूआरएल कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखो इस तरीके से कुछ दिखता है। अब क्या इस यूआरएल को, एड्रेस को आप याद कर सकते हो, है ना, ये याद भी नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने इसको याद भी कर लिया, अभी जैसे नोट भी कर लिया, ठीक है, ये जो एड्रेस है ये कुछ टाइम बाद चेंज हो जाएगा, वेबसाइट ही पूरी उन लोग शिफ्ट करा देंगे किसी दूसरे एड्रेस पे, वो एड्रेस भी टेम्पररी रहेगा, वो कुछ समय बाद फिर उन लोग शिफ्ट करा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अब देखो ये एक्सेस नहीं हो रहा है ना, दो रीज़न एक्सेस नहीं होने के, एक तो ये है कि अगर आप देखो इसका, तो इसका एक्सटेंशन डॉट ओनियन है, तो नॉर्मल ब्राउजर से तो आप इसको एक्सेस कर ही नहीं सकते। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं इसे टॉर ब्राउजर में ओपन करूँ भी तो 99% चांसेस रहेंगे कि ये लिंक अब तो एक्सपायर हो गई होगी, है ना। यहाँ पे जो भी कंटेंट था ये किसी दूसरे एड्रेस पर शिफ्ट कर दिया गया। किसी को टॉर को सर्च करना हो तो वो कैसे करते हैं? बताएंगे, इसी चीज़ को समझेंगे अपन, ठीक है। सर एक किताब से जैसे मूवी अपलोड करना है, हाँ इतनी जल्दी कैसे करना है? जैसे आज जाइए हाँ, देखो एक्चुअल में क्या कर रहा है वो, पायरेसी कर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो जाके लाइक सोर्सेज से वो डेटा को चुरा रहा है, ठीक है। जैसे ही लाइक मूवी रिलीज होती है, ठीक है, नेटफ्लिक्स अमेजोन वगैरह पे भी डल जाती है, ठीक है, बाकी जगह पे भी आ जाती है। कुछ ना कुछ जो डार्क वेब के सोर्सेस हैं वहाँ से वो जो डेटा है उसे कैप्चर कर लेते हैं, और करते क्या है उसके बाद फिर वो लोगों को फ्री में दिखा रहे हैं। क्या ये चीज़ फ्री है? नहीं अमाउंट लेता है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं लेता मतलब, हाँ, गूगल प्ले स्टोर से नहीं होता ना सीधा ये। प्ले स्टोर से नहीं होता है, हाँ। लेकिन जो पिकासो ऐप है क्या ये फ्री है? हाँ, फ्री है। कितने लोगों को लगता है फ्री है? डेटा ले रहा है वो आपका, ठीक है, वो आपका डेटा ले रहा है, वो आपके डिवाइस को वो रिमोटली कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। रिमोट कंट्रोल बोलने का मेरा मतलब है कि वो हर एक एक्टिविटी कर सकता है, ठीक है। वो आपके मोबाइल से मैसेज भेज सकता है, आपके कॉल डंप कर सकता है, आपका कैमरा ऑन कर सकता है, सभी वो एक्टिविटीज़ कर सकता है जो कि आप आपके मोबाइल में कर सकते हो, ठीक है। वो भी बैकग्राउंड में कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये चीज़ें हो जाएगी, ठीक है।
इस चीज़ का अगर हो पाएगा तो मैं भी आपको एक डेमो दिखाऊंगा, ठीक है, कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल क्यों नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कोविड के बाद जितने भी जो एजुकेशन है हाँ वगैरह थे जो ऑनलाइन कोर्स सिखा रहे थे, हाँ तो लोगों ने उनको कोर्स को निकाल के और परचेज करना स्टार्ट कर दिया। हाँ। तो वो किस तरीके से हुआ? कौन से कोर्सेज को? जैसे आप के WSQ गैंग का हाँ कोर्स है, हाँ यहाँ पर आपका अपना ऑनलाइन कोर्स सेल हाँ करते हो, तो आपका कोर्स आपकी साइट पे जाके आपके कोर्स को निकाल के हाँ और उसको अपने मेमोरी में सेव करके हाँ मेमोरी में और उसको सेल कर देते सेल कर देते हैं। हैं। टेलीग्राम पे आजकल ऐसा बहुत हाँ, चल रहा थर्ड पार्टी सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब देखो एक चीज़ समझना आप कि ना कोई भी चीज़ें फ्री नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम चला रहे हो ना तो वो भी फ्री नहीं है, वो आपका टाइम खा रहा है, वो आपका ब्रेन वॉश कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप टेलीग्राम से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो या फिर किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर ले रहे हो, कोई क्रैक वर्जन आप इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, फिर चाहे आपको पे ना करना हो, कोई मोड गेम आपको खेलना हो तो आपने उसे इंस्टॉल कर लिया कि अनलिमिटेड गेम्स चाहिए, तो आप जितनी भी ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो ना फ्री नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये आपके डेटा को ले रहा है। सीक्रेट लिंक्स होते हैं एम्बेड अंदर। हाँ, बैकग्राउंड में वो क्या कर रहा है, वो ऐप आपको उस वेबसाइट क्या कर रही है, वो एप्लीकेशन क्या कर रही है बैकग्राउंड में, आपको ना कभी पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। और एक सेकंड के लिए भी आपने उसे इंस्टॉल कर लिया तो उसने आपका पूरे डेटा को चुरा लिया, ठीक है। अब कभी ये चीज़ को सोचना कि आपके पास जो स्कैमर्स के कॉल आते हैं बहुत बार वो आपका नाम तक बोल देते हैं, ठीक है। चलो नाम पता करना भी उतना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी डिटेल्स उनको इंटरेस्ट के बारे में पता होता है। जैसे कि अगर आप लोन फाइंड कर रहे हो तो आपको लोन के लिए कॉल आएगा, आप कोई कोर्स फाइंड कर रहे हो तो आपको कोर्स के लिए कॉल आएगा, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो इनको डेटा मिलता कहाँ से, यह चीज़ सोचना कभी है ना। तो ये डेटा कहाँ से मिल रहा है, डेटा आप दे रहे हो। जब भी आपने थर्ड पार्टी किसी सर्विस को इंस्टॉल किया, किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, तो आपने डेटा दे दिया, वो डेटा जाके डार्क वेब पे लीक हुआ, इधर उधर लीक हुआ, और एक डेटाबेस को डेटा को सेल कर दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा, डेटा को सेल कर दिया जाता है। फिर क्या करते हैं स्कैमर्स, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। उनके पास आपका नाम रहता है, आपका एड्रेस रहता है, आपका मोबाइल नंबर रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, उनको आपके इंटरेस्ट के बारे में भी पता रहता है, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, उस बेसिस पे वो आप लोगों को टारगेट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ तक क्लियर है। हाँ, गर्मी लग रही है, एसी का रिमोट चालू कर लो। ठीक है गाइस, तो अब प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, फिर थोड़ी सी और चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। अब देखो ये क्या कर रहा हूँ, ये मैंने एक VMware वर्क स्टेशन ओपन किया है। ये क्या है, ये एक प्लेयर है जिसके अंदर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो मैं ये सिस्टम से अटैक करूं, मैं दूसरा सिस्टम लेकर आऊं, है ना, और मैं उसको टारगेट बनाऊं, इससे उस सिस्टम को, सेकंड सिस्टम को मैं हैक करूं, ठीक है। अब ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं, लाइक कि हर बार मेरे पास दो सिस्टम अवेलेबल रहे, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब हम हमारी प्रैक्टिस करते हैं या टेस्टिंग करते हैं तो हम VMware के अंदर चलाते हैं। ये एक ऐसा प्लेयर है जिसके अंदर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडोज 7 है, पेरेट सिक्योरिटी है, गरुड़ा लिनक्स, विंडोज 10, काली लिनक्स, मेटास्प्लोइटेबल, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं यहाँ पे इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकता हूँ एक ही सिस्टम के अंदर, ठीक है। तब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दो मशीन ओपन कर लेता हूँ। एक मशीन काली को ओपन कर लूँगा, ठीक है, और जो दूसरी मशीन है ये मेटास्प्लोइटेबल को ओपन कर लूँगा। दोनों ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। दोनों ही मशीन को ऑन कर लेते हैं और अपन हैकिंग परफॉर्म करके देखेंगे। हम क्या करेंगे, हम काली लिनक्स की मदद से हम मेटास्प्लोइटेबल मशीन को हैक करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितने लोगों को लगता है कि बिना कोई क्लिक करवाए भी हैकिंग को परफॉर्म किया जा सकता है, बिना किसी तरीके से, बिना किसी लिंक पे क्लिक कराए भी हैकिंग परफॉर्म करी जा सकती है? हाँ, लोकल पोर्ट से, ओपन पोर्ट से, ठीक है। बाकी लोगों को लगता है कि क्लिक कराना ज़रूरी है? हाँ 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 हाँ।
तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार क्लिक करवाना पड़े, ठीक है। क्लिक करवा के हैक ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन 100% टाइम ये ज़रूरी नहीं होगा कि आप क्लिक करवाओगे तभी मशीन हैक होगी, ठीक है। बिना क्लिक करवाए भी आप उस मशीन को, आपके टारगेट मशीन को हैक कर सकते हो अगर वहाँ पे वल्नरेबिलिटी हो तो, ठीक है। इससे मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, आप लोग की तरफ परेशान मत होना। अच्छा, कोई भी सिस्टम हैक क्यों होता है? ओल्ड वर्जन होते हैं, वेरी गुड। और मिसकॉन्फ़िगरेशन होती है। अच्छा, पहले कहीं पढ़ रखी है ये सब चीज़ें? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो देखो, अपन क्या समझते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि कोई भी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ क्यों होता है, ठीक है। कोई भी अगर सिस्टम हैक होता है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण रहता है हैक होने का, वो रहता है आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, आउटडेटेड वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखो, डेली बेसिस पे आप ये देखोगे कि आपके सिस्टम में भी कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट आई होगी। आपके एंड्रॉयड या iOS जो भी चलाते हो उसमें भी कोई ना कोई एप्लीकेशन का अपडेट आया हुआ होगा, है ना। अब ये अपडेट आ क्यों रहा है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखो, जब भी आपके सिस्टम में अपडेट आते हैं तो फिर दो रीज़न से आते हैं। पहला तो ये है कि कोई ना कोई नया फीचर या फिर कोई ना कोई नया फंक्शन ऐड किया गया होगा, है ना। जैसे कि अभी देखा होगा व्हाट्सएप में UPI वाला फीचर आया, और भी कुछ कुछ चीज़, अभी मल्टीपल डिवाइसेस वाला फीचर आया। तो एक अपडेट तब आता है जब कोई ना कोई नया फीचर या फिर कोई ना कोई नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कराया गया होता है। दूसरा रीज़न जो होता है, देखो दो ही रीज़न होंगे हमेशा अपडेट आने के। पहला रीज़न तो हो गया नया फीचर, और जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि जो प्रीवियस वर्जन था वहाँ पे कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी थी, यानी कि कोई ना कोई लूप होल था, ठीक है। अभी जैसे कि हमने बग क्राउड में देखा, वहाँ पर हमने देखा कि अभी कुछ टाइम पहले रिपोर्ट हुए हैं, है ना कुछ बग्स रिपोर्ट हुए हैं। तो क्या करेगी कंपनी जैसे ही बग्स उसके पास रिपोर्ट होंगे तो कंपनी उसे फिक्स करेगी, उसका सॉल्यूशन निकालेगी, और क्या करेगी, वो एक नया वर्जन लॉन्च करेगी उस एप्लीकेशन का, और उसका नया अपडेट भेज देगी। नया अपडेट आपके पास आ जाएगा। अब कंपनी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली। उसने क्या किया, उसने बग को फाइंड करने में भी मदद करी, बग को फिक्स किया, नया पेज भी, नया वर्जन भी रिलीज़ कर दिया, और नया वर्जन आप तक पहुंचा दिया, है ना। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे पूरी हो गई। लेकिन अगर आपने ही नया वर्जन को लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट नहीं किया, है ना, तो इसमें कंपनी की तो कोई गलती नहीं है ना। तो यही जो पुराने वर्जन से, अगर आप कभी जाके प्ले स्टोर में देखना, जब भी किसी ऐप में अपडेट आया होगा तो वहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, न्यू फीचर एडेड और एक बग फिक्सेस बोल के लिखा होगा, देखा है कभी, है ना। तो जो बग फिक्सेस लिखा है वो क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका जो पुराना वर्जन था उसके अंदर कोई ना कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी थी, ठीक है, जिसकी मदद से उस जो टारगेट सिस्टम जिसमें इंस्टॉल है वो एप्लीकेशन, उसे हैक करा जा सकता था। तो किसी ना किसी ने वो बग फाइंड किया होगा, और उसके बाद कंपनी ने उसे फिक्स किया होगा, और उसके बाद कंपनी ने क्या किया, उसे फिक्स करके नया अपडेट आप तक पहुंचा दिया, लेकिन आपने इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है। तो यही दो रीज़न होते हैं, कोई ना कोई लाइक नया वर्जन आने के, या तो कोई नया फीचर आएगा या फिर पुराने वर्जन में कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी थी। और यही रीज़न होता है, सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आप आउटडेटेड वर्जन जो चला रहे हो आपके सिस्टम के अंदर, फिर चाहे वो मोबाइल हो, टैब हो, या फिर कंप्यूटर हो, कोई भी नेटवर्किंग वाला डिवाइस, उसके अंदर जो आप आउटडेटेड वर्जन चला रहे हो, ये सबसे बड़ा रीज़न बनता है आपके सिस्टम को हैक होने का, ठीक है। दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है मिसकॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इन चीज़ों को अपन आगे जाके डिस्कस ज़रूर करेंगे, बस ये आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। मिसकॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि आपने सेटिंग्स को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं किया है, ठीक है। सेटिंग्स को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप नया मोबाइल लेकर आते हो तो क्या करते हो, आप कॉन्फ़िगर करते हो उसको, उसके अंदर आप नाम सेट करोगे, पिन पैटर्न सेट करोगे, सब चीज़ें सेट करोगे, तो आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो। अब अगर आपने डिवाइस को लेकर आया और आपने उसे डिफ़ॉल्ट इसी पे चलाने लग गए, डिफ़ॉल्ट ID पासवर्ड पे, तो क्या हुआ, ये एक मिसकॉन्फ़िगरेशन की कमी है ना। इसको आप बोल सकते हो कि डिफ़ॉल्ट ID पासवर्ड की भी कमी है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक राउटर लेके आए, आपने एक वाईफाई लेकर आए, ठीक है।
उसके डब्बे के नीचे में आईडी पासवर्ड लिखा होता है ना। और अगर डब्बे के नीचे नहीं भी लिखा होगा, गूगल में जाके एक बार सर्च करोगे कंपनी के नाम से तो आपको डिफ़ॉल्ट आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने उसको ला के इसी तरीके से यूज़ करना चालू कर दिया तो क्या होगा, कोई भी उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, जिससे वो आपके पूरे नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें होती है, और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। सोशल इंजीनियरिंग हो सकता है, ठीक है, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी हो सकती है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अभी आज जब हम फोकस करेंगे, आज के सेशन में हम फोकस करेंगे आउटडेटेड वर्जन पे, कि आउटडेटेड वर्जन होने पे किस प्रकार से आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों ने यहाँ पे अपने डिवाइसेस को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट पे करके रखा है? पूरे सॉफ्टवेयर अपडेट है? लास्ट टाइम कब करे थे? ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस आपकी एप्लीकेशंस ऑटो अपडेट करके रखा है, ठीक है। तो देखो, अगर आपने ऑटो अपडेट नहीं करके रखा है, आपने मैनुअली अपडेट किया है तो भी अच्छी बात है, आपने मैनुअली अपडेट कर लिया। लेकिन हो सकता है कि आपने कुछ घंटे पहले करा हो, नया कोई ना कोई अपडेट आया होगा, ठीक है। आपने ऑटो अपडेट कर भी दिया तो हो सकता है आपके जो ऐप्स है प्रॉपरली अपडेट हो जाएगी, लेकिन आप अपडेट तो तब करोगे ना जब आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पता होगा, ठीक है। हमारे सिस्टम में हर एक नेटवर्किंग डिवाइस में, चाहे वो टैबलेट हो, मोबाइल हो या फिर सिस्टम हो, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर और सर्विसेज होती है जो कि सिस्टम के ऑन होते ही चालू हो जाती है, जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। अब जब आपने सुना नहीं होगा तो आप उसे अपडेट कैसे कर पाओगे? FTP सर्विस के नाम बारे में सुना है? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। SMTP, ठीक है। RDP नहीं सुना है ना? तो देखो, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है। अभी तो मैंने 3 का नाम लिए, अगर आप सर्विसेज देखोगे तो आपको हज़ारों सर्विसेज ऐसी मिलेगी जो आपकी सिस्टम में रन हो रही होगी, जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, किस काम आती है आपको ये नहीं पता होगा। तो जब आपको उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो आप उसे अपडेट कैसे करोगे? तो फिर बात इसकी नहीं है कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट कर दिया, आपने एप्लीकेशन को अपडेट कर दिया, आपको जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो रन हो रही है आपको उन्हें भी अपडेट करना होगा, है ना। और बैकग्राउंड प्रोसेसेस के बारे में क्योंकि आपको पता नहीं है तो आप उसे अपडेट नहीं कर पाओगे। अब अपडेट नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, आपका डिवाइस वल्नरेबल हो गया, ठीक है। अभी हम इसी चीज़ को देखने वाले हैं। तो देखो 100%, अभी जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, 100% साइबर सिक्योरिटी आप मेंटेन नहीं कर सकते। ये भी एक रीज़न है कि क्योंकि आपको पता ही नहीं है तो आप उसे अपडेट कैसे करोगे। अब बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वहाँ पर अगर अपडेट आ भी गए, उन्हें पता भी है, तो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हज़ारों सिस्टम में एक बार पूरा अपडेट को रोल आउट किया जाए, ठीक है। जो टेक बैकग्राउंड से होंगे थोड़ा बहुत रिलेट करेंगे कि कंपेटिबिलिटी के इश्यूज आते हैं, है ना। जैसे कि PHP के साथ वर्डप्रेस का यही वर्जन चलेगा, नए वर्जन के साथ कंपेटिबिलिटी नहीं चलेगी, प्लगइन काम नहीं करेंगे, डिपेंडेंसीज काम नहीं करेंगे, और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ आ जाते हैं अपन प्रैक्टिकल की तरफ। यहाँ मैं लॉगिन कर लेता हूँ मेरी अटैकर मशीन में। इन दोनों को आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम समझो, अलग अलग सिस्टम समझो, ठीक है। ये एक अलग सिस्टम है, ये एक अलग सिस्टम है, ठीक है। दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। कॉमन चीज़ बस दोनों में एक ये है कि दोनों ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। काली लिनक्स भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और मेटास्प्लॉइटेबल भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ़र्क क्या है दोनों में कि काली के अंदर आपको यहाँ पे GUI देखने को मिल रहा है, यानी कि एक इंटरफेस देखने को मिल रहा है, जैसे विंडोज़ में रहता है, आप क्लिक कर सकते हो। मेटास्प्लॉइटेबल टोटली कमांड लाइन पे चलता है, इसके अंदर आपको एक भी ग्राफिक देखने को नहीं मिलेगा, टोटली आपको कमांड्स के थ्रू चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी देखो मेटास्प्लॉइटेबल के अंदर मैंने लॉगिन भी नहीं किया है, ठीक है। काली के अंदर आ जाता हूँ, टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, विजुअल है लास्ट तक, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, एक बार मैं प्रोसेस बता देता हूँ। मैं पहले तो ये पता करूँगा कि जो मेरा वाईफाई नेटवर्क है जिससे मैं कनेक्टेड हूँ, यहाँ पर इस वाईफाई से कितने और डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है। पहले तो मैं ये पता लगाऊंगा, और मुझे जैसे ही पता चलेगा कि कौन कौन से डिवाइसेस यहाँ पर कनेक्टेड है, फिर मैं क्या करूँगा, मैं पता लगाऊंगा कि वहाँ पर ओपन पोर्ट्स कौन कौन से हैं और उन पोर्ट्स पे कौन सी सर्विसेज चल रही है ना। पोर्ट्स वगैरह क्या होते हैं, ये बात करने का रास्ता होता है, ठीक है। इस चीज़ को आगे समझेंगे।
कौन कौन से जो भी डिवाइसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, मेरे नेटवर्क में, उन पे कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, पोर्ट्स के जरिए आप बात कर सकते हो बेसिकली, और उन पोर्ट्स पे कोई ना कोई सर्विसेज रन हो रही होगी, वो सर्विसेज कौन सी रन हो रही होगी और उन सर्विसेज के वर्जन कौन से होंगे, मेरे को ये पता लगाना है। ठीक है, मैं क्यों पता लगा रहा हूँ, मुझे जैसे ही पता चलेगा कि कोई ना कोई सर्विस है जो कि आउटडेटेड है, जो कि पुराने वर्जन पे चल रही है, मतलब पुराने वर्जन पे चल रही है, मतलब क्या हुआ कि पुराने वर्जन में कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी होगी, तो मैं क्या करूँगा, उस वल्नरेबिलिटी का मिसयूज लेकर मैं उस डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं परफॉर्म करने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें बाउंस भी जाएगी, तो परेशान मत होना। ठीक है, ये चीज़ों को अपन सीखेंगे स्टार्टिंग से, स्क्रैच से। अभी बस एक ओवरव्यू समझना, ठीक है, एजेंडा क्या है अपना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ नेट डिस्कवर, जिससे कि मैं ये पता लगाऊंगा कि मेरे नेटवर्क में मैं जिस वाईफाई से कनेक्टेड हूँ उस वाईफाई से कितने और डिवाइसेस कनेक्टेड है। ठीक है, एंटर कर देता हूँ, थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो क्या कर रहा है ये, देखो यहाँ पे देखो ये पूरी रेंज को स्कैन कर रहा है। ठीक है, और ये मुझे वो सभी डिवाइसेस दिखाएगा जो कि मेरे नेटवर्क में होंगे। ठीक है, इसने अभी यहाँ पे 4 डिवाइसेस दिखाए हैं। पहला तो राउटर हो गया, ठीक है, और भी कुछ अपने डिफ़ॉल्ट गेटवेस वगैरह है। और यहाँ पे जो 17.131 है, ये वाला पहला वाला, ये है मेटा एक्सप्लॉइटेबल की आईपी। आईपी क्या होता है, आईपी का मतलब होता है आईपी एड्रेस। ठीक है, जैसे कि अगर आपको आपके दोस्त को कॉल करना है तो आप मोबाइल नंबर के जरिए करोगे, बिना मोबाइल नंबर के कॉल कर पाओगे, है ना। उसी प्रकार से नेटवर्किंग के अंदर जब भी 2 डिवाइसेस एक दूसरे से बात करते हैं तो उनको आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। इस एड्रेस के जरिए आप बताते हो कि आपको कौन से सिस्टम से बात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 चीज़ें करेंगे। एक तो ये है कि हम आईपी एड्रेस पता लगाएंगे वो हमारे टारगेट सिस्टम का, और दूसरी चीज़ क्या करेंगे, आईपी एड्रेस के जरिए हम हैक करेंगे। सिर्फ आईपी एड्रेस के जरिए, हम कोई लिंक नहीं भेजने वाले, हम कोई विक्टिम से कोई क्लिक नहीं करवाने वाले हैं। हम सिर्फ आईपी एड्रेस के जरिए उसको बैकग्राउंड में सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, एक बैकडोर बना लेंगे, यानी कि पीछे का दरवाजा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे अपने टारगेट को पहचान लिया है। जो 17.131 है, ये जो आईपी है, ये मेटा एक्सप्लॉइटेबल की आईपी है। मुझे कैसे पता चली, यहाँ पे मुझे मैक एड्रेस देख के पता चला, है ना, है ना। मैक एड्रेस एक हार्डवेयर एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है, जिससे मुझे पता चल गया कि ये मेटा एक्सप्लॉइटेबल मशीन है ना। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अभी, ये चीज़ को भी सीखेंगे अपन। कंट्रोल सी करके मैं रोक देता हूँ। एक बार हमारी आईपी देखते हैं। तो हमारी आईपी है 128, और जो मेटा एक्सप्लॉइटेबल है इसकी आईपी है 131, 17.131, ये वाली आईपी। ठीक है, मेटा एक्सप्लॉइटेबल मशीन को अगर आप देखो यहाँ पे, तो मशीन तो अभी मैंने लॉगिन भी नहीं किया है इसके अंदर। ठीक है, आता हूँ मैं वापस। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ओपन पोर्ट्स मुझे चेक करने हैं। ठीक है, अब देखो हैकिंग की ना एक मेथोडोलॉजी होती है, ऐसा नहीं होता है कहीं से भी शुरू कर दोगे कहीं से भी ख़त्म कर दोगे। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है, आपको वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ nmap। ठीक है, nmap एक ऐसा टूल है जिससे कि मैं नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म कर सकता हूँ, जिससे मुझे पता चलेगा कि जो मेरा टारगेट सिस्टम है उस पर कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। ठीक है, यहाँ पे आईपी डालता हूँ 131, 17.131। ठीक है, और क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने वर्बोस दे दिया ताकि मुझे आउटपुट दिखा पाए, वर्जन भी मुझे चाहिए। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, रेंज दे देता हूँ। ठीक है, इतनी चीज़ें दे दी, एंटर करते हैं। अब ये क्या करेगा, ये वो जो टारगेट सिस्टम है उसके उस टारगेट सिस्टम पे कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, पोर्ट्स, और उन पोर्ट्स पे कौन सी सर्विसेज चल रही है, साथ ही साथ सर्विसेज का वर्जन भी मुझे फाइंड करके बताएगा। ठीक है गाइस, तो थोड़ा सा वेट करते हैं।
ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसने रिजल्ट लाना शुरू कर दिया है ना। यहाँ पे बता रहा है कि कौन कौन सी पोर्ट्स इसे ओपन मिली है। ठीक है, बता रहा है डिस्कवर्ड ओपन पोर्ट इस सिस्टम पे ये पोर्ट ओपन मिली है। ठीक है, एक बार ये पूरा स्कैन कंप्लीट हो जाएगा अभी, तो फिर ये हमें वो भी दिखाने लगेगा कि लाइक सर्विसेज का नाम क्या है और सर्विसेज कौन सी चल रही है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सर्विसेज कौन कौन सी चल रही है। देखो आगे, ठीक है, यहाँ पे बता रहे कि पोर्ट नंबर 21 है, ये ओपन है ना, और इस पर सर्विस चल रही है FTP की। ठीक है, और वर्जन कौन सा है, VSFTPD 2.3.4। इसी प्रकार से ये अलग अलग सर्विस है, जैसे कि SSH पे जो आपका चल रहा है ओपन SSH 4.7। तो अलग अलग क्या कर रहा है, मुझे वर्जन से निकाल के इसने दे दिए हैं। अब मुझे सर्विस का वर्जन पता चल गया, मुझे बस इतना पता करना है कि क्या ये जो सर्विस है ये आउटडेटेड वर्जन है, पुराना वर्जन इसका अवेलेबल है या नहीं है, ये क्या पुराना वर्जन पे चल रही है। अगर पुराने वर्जन पे चल रही है तो इसके अंदर बग है, वल्नरेबिलिटी होगी, और इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू मैं सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर लूँगा। ठीक है, अभी भी अगर अपन टारगेट सिस्टम पे जाओ तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रखा है। ठीक है, अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। पोर्ट नंबर 21 पे चल रही है FTP की सर्विस, और जो सर्विस का वर्जन है वो है VSFTPD 2.3.4। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी सर्विस को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ट्राई करता हूँ। तो एक टूल है जिसे मैं ओपन कर लेता हूँ, MSF कंसोल नाम का, काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क है ये, सिस्टम हैकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेमवर्क है, और भी काफ़ी सारी मदद करता है हमारा। अभी मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये वाला जो पार्ट किया हमने ओपन पोर्ट फाइंड करने का, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क स्कैनिंग, जिसके अंदर हम नेटवर्क को स्कैन करते हैं। ठीक है, और ये आता है आपका, जैसे मैंने बताया कि हैकिंग की मेथोडोलॉजी होती है, तो मेथोडोलॉजी के नंबर 2 पर ये वाली पार्ट आता है, नेटवर्क स्कैनिंग। ठीक है, यहाँ पे अपना जो मेटास्प्लॉइट है ये ऑन हो चुका है। ठीक है, इसके पास ये क्या बता रहा है कि इसके पास 2000 से ज़्यादा एक्सप्लॉइट है। एक्सप्लॉइट मतलब वो मलिशियस प्रोग्राम जो कि सिस्टम को हैक करने में मदद करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करने में मदद करेंगे। 2000 से ज़्यादा एक्सप्लॉइट है। मैंने बोला ठीक है, अभी तो मुझे 2000 नहीं चाहिए, मुझे एक ही एक्सप्लॉइट चाहिए जो कि FTP के लिए हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्च, और मैं इसको पूछूंगा क्या FTP के लिए कोई एक्सप्लॉइट है आपके पास। तो मैं यहाँ लिखता हूँ FTP, एंटर करता हूँ, बहुत सारे रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सर्विस का नाम क्या था, VSFTPD 2.3.4। तो मैं लिखता हूँ सर्च VSFTPD। ठीक है, वर्जन मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ VSFTPD लिख के सर्च करता हूँ। अगर ज़्यादा रिजल्ट आएंगे तो मैं वर्जन के हिसाब से फिल्टर कर लूँगा। एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखो एक एक्सप्लॉइट आया है ना, ये बता रहा है कि ये VSFTPD के लिए है। कौन से वर्जन के लिए है, तो 2.3.4 के लिए। ये वही वर्जन है जो कि हमें वहाँ देखने को मिला था। ठीक है, मुझे बता रहा है कि 2011 में वाली वल्नरेबिलिटी मिली थी, और एक इस टाइप की वल्नरेबिलिटी एक बैकडोर है। बैकडोर मतलब पीछे का दरवाज़ा, कभी भी आओ सिस्टम में, कभी भी चले जाओ, सामने वाले को पता नहीं चलेगा। मैंने बोला हाँ यही वो एक्सप्लॉइट है जो मुझे चाहिए, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस एक्सप्लॉइट की लोकेशन को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसे यूज़ करना तो नहीं आता, तो मैं ऑप्शंस क्लिक कर देता हूँ ताकि मैं इसे बता पाऊँ कि किस पे अटैक करना है। मुझे बताना तो पड़ेगा कौन से सिस्टम पे अटैक करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो R होस्ट है इसके अंदर ये मुझे बोल रहा है कि टारगेट होस्ट है ना, टारगेट मशीन कौन सी है आपकी, वो पूछना है मुझे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट R होस्ट, और मैं IP दे दूंगा उस मशीन की जिस पे मुझे अटैक करना है। ठीक है गाइस, तो 192.168.17.131। ठीक है, IP दे दी मैंने। वापस से एक बार ऑप्शंस करते हैं। टारगेट पोर्ट पूछ रहा है कौन सा है, तो देखो बाय डिफॉल्ट 21 सेट है। FTP किस पे चल रही थी, 21 पे चल रही थी, तो मुझे सेट करने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। ठीक है, मेटास्प्लॉइटेबल पे आते हैं। अभी मैं लॉगिन भी नहीं हुआ हूँ यहाँ पे। ठीक है, इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें से चाहिए थी मैंने दे दी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इस एक्सप्लॉइट को रन करा दूंगा। ठीक है, इसको मैं रन करा दूंगा। जैसे मैं रन कराऊंगा तो इसने देखो क्या किया, बैनर ग्रेबिंग किया, यानी कि इसने वर्जन निकाला, फिर यूज़र ID पासवर्ड इसने डाले, और ये क्या मुझे बोल रहा है कि बैकडोर सर्विस को चालू कर दिया, इसने स्पॉन कर दिया है।
ठीक है, और यूज़र आईडी और पासवर्ड भी उसने निकाल के दिया और मुझे बोल रहा है कि इसे शेल मिल चुका है। शेल मतलब सामने वाला टर्मिनल का एक्सेस, ठीक है। क्योंकि देखो जब भी हम किसी सिस्टम को हैक करेंगे ना तो हमें सामने में ग्राफिकल इंटरफेस देखने को नहीं मिलने वाला है, हमें कमांड लाइन के जरिए चलाना पड़ेगा। कमांड लाइन से को हम चलाना तो सीख लेंगे, लेकिन फिलहाल ये मुझे बता रहा है कि इसे शेल मिल चुका है, यानी कि सामने वाले सिस्टम का एक्सेस मिल चुका है ना, सेशन भी ओपन हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ। एलएस कर रहा, जैसे मैंने किया एलएस, ये कमांड से हम लिस्ट कर सकते हैं, डायरेक्टरीज देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टरीज देखने को मिल रही है, कौन से मशीन की डायरेक्टरी है, उस मशीन की डायरेक्टरी है। अगर मैं उस मशीन पे जाऊँ तो यहाँ पे तो अभी लॉगिन भी नहीं हुआ हूँ मैं, तो क्या कर रहा है, बैकग्राउंड में टास्कों को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एक बार आपको कंफर्म करके बताऊं, स्टार्टिंग में मैंने IF कॉन्फ़िग लिख के बताया था कि जो हमारी काली मशीन है इसकी IP थी 17.128, है ना, और टारगेट मशीन की थी 131, यही थी। तो मैं यहाँ पे IF कॉन्फ़िग लिखता हूँ और लिख के एंटर करूँगा तो ये क्या करेगा, इसे मेरी IP दिखानी चाहिए, ठीक है, उसकी दिखाएगा। तो देखो ये 131 उसकी दिखा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे फोल्डर बना सकता हूँ, फाइल डिलीट कर सकता हूँ, कुछ भी एक्शन में परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ रिबूट। जैसे मैं रिबूट लिखूंगा तो क्या करेगा, ये मशीन को बंद करने लग जाएगा, ठीक है। तो मैं एंटर करता हूँ रिबूट करके, और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे देखो मशीन बंद होना चालू हो गई है ना। तो यहाँ पे कुछ हुआ भी नहीं, बैकग्राउंड में यहाँ पे कुछ भी चीज़ें परफॉर्म नहीं हो रही थी। तो ये मशीन क्या हो रही है, अब रिबूट हो रही है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने इसे दिया ये परफॉर्म होने लग गया। तो इस तरीके से एक आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है ना, हमें 10-12 की ज़रूरत भी नहीं है। अगर एक आउटडेटेड सॉफ्टवेयर भी आप चला रहे हो आपके सिस्टम के अंदर, तो एक काफ़ी बड़ा वल्नरेबिलिटी का आपके सिस्टम के कॉम्प्रोमाइज़ होने का रीज़न बन सकता है, ठीक है। तो जस्ट एक छोटा सा डेमो था। इसमें वो काली नेट हंटर डाल सकते हैं DM। काली नेट हंटर जो है वो आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करने के लिए बनाया गया है। हाँ, काली नेट हंटर यही है, काली का ही वर्जन है ना, छोटा भाई ये समझो, मोबाइल में चलाने के लिए। सिस्टम में चलाना है तो आपको ये वाला प्रॉपर चलाना पड़ेगा काली, ठीक है। तो मशीन रिस्टार्ट हो चुकी है, जैसा मैंने बोला था, इसको रिबूट करने के लिए रिबूट हो चुकी है, ठीक है। अब हमारा सेशन भी क्लोज हो चुका है, अब यहाँ से अपन क्लोज करते हैं, ठीक है। इस पार्ट में कोई भी डाउट है? अब थोड़ा सा इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ये वाला तो अपना स्लाइड हमने डिस्कस कर ली थी कि क्या करियर हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो हैकिंग दिख रही है सामने इतनी ईजी होते दिख रही है ना, ये इतनी ईजी है नहीं, ठीक है। काफ़ी सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, डेली बेसिस में पढ़ना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये चीज़ बिल्कुल अपने आप से क्लियर कर लेना कि क्या आप इन पॉइंट से आप रेडी हो, है ना। अगर इन पॉइंट से आप रेडी हो, अगर फैंटेसाइज नहीं हो आप, है ना, तभी फील्ड में आना। जस्ट मेरा एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा, है ना, क्योंकि आगे जाके चीज़ें इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी ना, तो आपको लाइक ऐसा ना लगे कि सोचा कुछ और था और हो कुछ और रहा है ना। इतना पढ़ना पड़ेगा, इतने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तो बिल्कुल आपको डालने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, है ना, साइबर सिक्योरिटी में आके मुझे क्या मिलेगा। एक ग्रेट रेपुटेशन मिल सकती है, प्रोफेशनल स्किल्स आप गेन करोगे, ब्राइट करियर, मॉनेटरी मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसा कि हमने देखा कि बग फाइंड करने पे किस प्रकार की चीज़ आपको मिल सकती है, और वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब क्यों सीखें, ये भी एक अच्छा रीज़न हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने बताया साइबर क्राइम बढ़ रहा है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगी एथिकल हैकर की, है ना। डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, एक करियर आपका एक सेफ गार्ड रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको करियर बनाना है तो फिर बात आती है 5th जनरेशन वॉरफेयर। किसी को पता है क्या ये? हाँ देखो, 2G 3G 4G ये क्या हुआ, अलग अलग जनरेशन हुई, ये नेटवर्क की जनरेशन हो गई। इसी प्रकार से जो वॉर करने का तरीका है इसकी भी ना अलग अलग जनरेशन है। फर्स्ट जेन में क्या हो रहा था, फर्स्ट जेन में जो अर्ली मैन वगैरह थे वो एक दूसरे को डायरेक्ट मार रहे थे। सेकंड जेन में क्या किया, उन्होंने पत्थर वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, डंडे का इस्तेमाल शुरू कर दिया। थर्ड जेन में एडवांस वेपन्स आ गए, गन वगैरह आ गई, है ना, न्यूक्लियर वेपन्स आ गए। अगर आपने स्विच नहीं किया
नई जनरेशन पे, तो आप पीछे छूट जाओगे। ठीक है, फोर्थ जनरेशन क्या आई? फोर्थ जनरेशन को किसी को पता है? फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर की क्या है? हाँ, नहीं नहीं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सुना इसके बारे में? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना। ठीक है, जिसका जस्ट पर्पस इतना रहता है कि आपकी जो एनिमी कंट्री है उसके अंदर इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओ कि वो कंट्री अंदर से इतनी अनस्टेबल हो जाए कि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर पाओ। तो ये है फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर। फिफ्थ जनरेशन के अंदर क्या आता है? फिफ्थ जनरेशन के आते हैं साइबर वॉर। ठीक है, साइबर वॉर यानी कि साइबर अटैक्स आप करोगे, कंट्री एक दूसरे के ऊपर साइबर अटैक परफॉर्म करती है। ठीक है, फिर चाहे बात करो सैटेलाइट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने की किसी भी तरीके से। अभी जैसे आपने देखा होगा मुंबई में कुछ टाइम पहले साइबर अटैक हुआ था, तो पूरे महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन हो गई थी। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब साइबर अटैक्स हैं। जाकर उनके डेटाबेस से, जो कंट्री है उनके डेटाबेस से डेटा चुरा लो, कॉन्फिडेंशियल डेटा ले लो। किसी भी कंट्री की आई साइट होती है, सैटेलाइट, नज़र रखते हैं, है ना, उसके सैटेलाइट को कुछ टाइम के लिए डाउन कर दो, है ना। ये चीज़ें होती बहुत हाई लेवल पे हैं, लेकिन एक जस्ट मैं आपको एक व्यू दे रहा हूँ कि जो वॉर करने का तरीका है ना, ये भी बदल चुका है। ठीक है, तो अभी तो हम फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तो हम इसके वेरी वेरी अर्ली स्टेज पे, ये तो अभी ग्रो होना चालू होगा। ठीक है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये ट्रेंड है। और किसी के अगर आपको स्किल सेट डेवलप करना है, ठीक है, स्किल सेट बहुत सारी डेवलप होगी। नेटवर्किंग सीखेंगे, लिनक्स सीखेंगे, ठीक है, वेब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सीखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम सीखेंगे। और क्या, साइबर अवेयरनेस के लिए, है ना। साइबर अवेयरनेस मतलब एक आप अवेयर कर सकते हो, लाइक आपके जो भी नॉलेज में, जो भी आपके कॉन्टेक्ट में जो भी है ना, फ्रेंड्स, फैमिलीज, आप उनको अवेयर कर सकते हो, आप उन्हें अपडेट कर सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म करनी है, कौन सी नहीं परफॉर्म करनी है, ताकि किसी तरीके का लॉस ना हो पाए। हाँ हाँ हाँ, ब्लॉकचेन भी हैकेबल है। हाँ, हैकेबल है। अभी 2 महीने पहले ब्लॉकचेन हैक हुई थी। ये बात अलग है कि ब्लॉकचेन को हैक करने के लिए आपको ब्लॉकचेन सिक्योरिटी पढ़नी पड़ेगी, जो कि काफ़ी एडवांस पार्ट रहता है, लेकिन ब्लॉकचेन भी हैकेबल है ना? जब इंट्रोड्यूस कराया गया था ब्लॉकचेन को, तो यही बोल के कराया गया था कि ये अनहैकेबल है, लेकिन रियलिटी है कि अनहैकेबल नहीं है, हैक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि देखो हमारा जो पार्ट है ना, ये दो इसमें पार्ट्स में डिवाइडेड है जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। एक है एथिकल हैकिंग, दूसरा है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, एथिकल हैकिंग क्या है? एथिकल हैकिंग के अंदर आपका बेसिक्स क्लियर कराए जाते हैं, आपको सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज़ कैसे किया जा सकता है, अलग अलग सिस्टम को, ये आपको सिखाया जाता है। ठीक है, और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट किस प्रकार से किया जाता है, ये सिखाया जाता है। ये होता है आपका एथिकल हैकिंग के अंदर। इसे कुछ इस प्रकार समझो कि जैसे कि हम 12th में सब्जेक्ट लेने के पहले हमने कॉमन सब्जेक्ट पढ़े थे, 10th तक सब पढ़े थे, है ना। एथिकल हैकिंग वो है कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में एंटर करना है तो आपको एथिकल हैकिंग तो आपको पढ़नी पड़ेगी। ये 10th तक का आपका कोर्स है, ऐसा समझ लो इसे। इसके अंदर आप सब चीज़ें पढ़ते हो, अलग अलग चीज़ें पढ़ते हो, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना सीखते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हो, है ना, कमांड लाइन चलाना सीखते हो। तो एथिकल हैकिंग के अंदर आप सिस्टम हैकिंग सीखते हो, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में एंटर करने के लिए आपको एथिकल हैकिंग तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एथिकल हैकिंग के बाद क्या आपका लाइक करियर, आपका क्या जॉब रेडी हो जाते हो, है ना। तो 100% आप जॉब रेडी नहीं हो सकते हो। हाँ, आप एज एन सिक्योरिटी कंसल्टेंट की तरह आप वर्क कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप जो वो कर सकते हो, क्योंकि एथिकल हैकर नाम की जॉब कोई नहीं होती है ना। अगर आप जाकर सर्च करो तो एथिकल हैकर नाम की आपको जॉब नहीं मिलेगी। जॉब के नाम दूसरे होते हैं, अभी अपन डिस्कस करेंगे क्या नाम से होती है जो एथिकल हैकिंग वाली जॉब्स होती है। तो पहला होता है कि एथिकल हैकिंग, आप बेसिक्स क्लियर करो, एक फाउंडेशन बनाओ आपकी अच्छी, जो हम एथिकल हैकिंग के अंदर करते हैं। और इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके एडवांस पार्ट पे, जो कि है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है? इसके अंदर हम बग्स फाइंड करना सीखते हैं। जिन बग्स की मैं बात कर रहा था, बग क्राउड के अंदर जो बग्स आपने देखे वहाँ पे, तो वो जो बग है वो हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग में सीखते हैं, जो कि इसका एडवांस पार्ट है। ठीक है, एथिकल हैकिंग हमारा 2 मंथ का होता है, प्रोग्राम होता है, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग हमारा 4 मंथ तक होता है, जिसमें 1 मंथ की इंटर्नशिप अवेलेबल रहती है। दोनों ही पार्ट में हम लाइव टारगेट्स पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, लाइव टेस्टिंग परफॉर्म करके देखते हैं। अब बढ़ जाते हैं, देखो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का सिलेबस तो मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, काफ़ी बड़ा है वो। ठीक है, जस्ट मैं आपको एक वर्ड में बता दूँ तो बग बाउंटी सीखते हैं हम उसके अंदर। एथिकल हैकिंग के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं अगले 2 मंथ के अंदर। पहला है नेटवर्किंग की कंसेप्ट।
ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग क्या है, दो सिस्टम आपस में बात कैसे करते हैं। अभी जैसे मैंने उस सिस्टम को मैंने क्या किया था, मैंने बोला था कि तुम रीस्टार्ट हो जाओ, तो मैंने नेटवर्किंग के जरिए बोला उसको, है ना। तो अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है तो आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए, तो इसलिए हम नेटवर्किंग पढ़ते हैं। पूरी नेटवर्किंग नहीं पढ़ते हैं, पूरी कोई चीज़ आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो हम नेटवर्किंग उतनी पढ़ते हैं जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आते हैं सेटिंग अप लैब। हम हमारी लैब सेटअप करते हैं, जैसे कि मैंने लैब सेटअप करके रखी है, ठीक है। लैब सेटअप करते हैं ताकि हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल कर पाए। क्लियर है गाइस। इसके बाद आते हैं हम लिनक्स सीखते हैं। अगर आपको नहीं आता है लिनक्स चलाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिनक्स मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। 3 दिन के अंदर हम लिनक्स सीख जाएंगे, काफ़ी अच्छा सीख जाएंगे, ठीक है। लिनक्स के बाद आएंगे हम एथिकल हैकिंग के बारे में कुछ बात करेंगे। क्या बात करेंगे, एथिकल हैकिंग क्या होते हैं, करियर के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। अब देखो, हैकिंग और एथिकल हैकिंग में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। हैकिंग मतलब तो आपको पता है कि हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ करना चीज़ों को, ठीक है। एथिकल हैकिंग के अंदर क्या होता है, आप रिटर्न में परमिशन लेकर चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। बकराउट पे भी हमारे पास परमिशन थी, तब हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये डिफरेंस होता है हैकिंग और एथिकल हैकिंग के अंदर। हैकिंग के अंदर आप इलीगल काम करते हो। इलीगल काम कैसे हुआ, आप करने तो वही चीज़ वाले हो, लेकिन आपने परमिशन नहीं ली। परमिशन नहीं ली तो वो चीज़ हो गई साइबर क्राइम, ठीक है। परमिशन लेके करोगे तो वो होगी एथिकल, जिसमें आप सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए करने वाले हो। तो यही चीज़ होती है कि हम क्या करते हैं, हम टारगेट जो भी हमारा रहता है, हम उससे पहले परमिशन लेते हैं रिटर्न में। ऐसा नहीं कि मुंह से हमने परमिशन ले ली, हैक कर लूँ, सामने वाले ने बोला हाँ कर लूँ, कल को बोलेगा मैंने तो दी नहीं थी, तब फंस जाओगे, ठीक है। पर्सनली मैं भी फंस चुका हूँ उस चीज़ में। तो रिटर्न में आपको परमिशन लेनी होती है, ठीक है, जिसमें आपके काफ़ी सारी चीज़ें आपकी डिसाइड करी जाती है कि कौन से अटैक्स परफॉर्म करे जाएंगे, कौन से अटैक्स परफॉर्म नहीं करे जाएंगे, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। और हम साइबर लॉस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बेसिक सा साइबर लॉ में पता होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हम साइबर लॉ को ब्रीच करके काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं एथिकल हैकिंग के अंदर। अब इसके बाद यहाँ तक हमारा कंप्लीट होगा, कुछ बेसिक चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, हैकिंग के पार्ट में बढ़ेंगे, हैकिंग की मेथोडोलॉजी पे बढ़ेंगे। मेथोडोलॉजी मतलब क्या, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ठीक है। तो मैंने जैसा बोला कि हैकिंग कहीं से भी आप शुरू नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होता है। तो जो सबसे पहली स्टेप आती है वो आती है फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस। ये पहली स्टेप है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम टारगेट के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं। टारगेट क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, कौन सा डिवाइस यूज़ करता है, टारगेट का नाम क्या है, उसका मेल एड्रेस क्या है, कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, A to Z सभी इन्फॉर्मेशन छोटी से छोटी हम टारगेट के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं। ये डेटा हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, ये हम सीखते हैं फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस के अंदर, ठीक है। फिर आता है नेटवर्क स्कैनिंग, जो मैंने अभी किया था, ओपन पोर्ट्स का पता लगाया, सर्विसेज का पता लगाया। ये हमारी सेकंड स्टेप होती है, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क स्कैनिंग, ठीक है। फिर आता है एन्यूमरेशन। अब एन्यूमरेशन क्या है, इसके अंदर हम एडवांस लेवल पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, जिसके अंदर हम जो टारगेट है उसके अंदर जो भी कमी होती है हम उसे देख पाते हैं। हम हैक नहीं करते, हम उस कमी को डायरेक्टली देख पाते हैं, ठीक है। फिर आता है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, है ना। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो वल्नरेबिलिटीज जो भी होती है सिस्टम के अंदर, हम उनका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्यों करते हैं, क्योंकि देखो जैसा मैंने आपको बताया कि 100% आप सिक्योर कभी नहीं कर पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा नुकसान कर सकती है, ताकि आप उन चीज़ों पे फोकस कर पाओ जो कि ज़्यादा डैमेजिंग होगी, है ना। क्योंकि सब चीज़ों पे आप फोकस तो नहीं कर पाओगे, तो जो ज़्यादा डैमेजिंग पार्ट होगा उन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करते हैं। फिर हम आते हैं सिस्टम हैकिंग की तरफ, जिसमें हम सिस्टम्स को हैक करना सीखते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करना सीखते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करना सीखते हैं, ये सब चीज़ें रहती है। फिर आता है मालवेयर थ्रेट्स। मालवेयर मतलब मलिशियस प्रोग्राम, जैसे कि वायरस, वॉर्म्स, हम ये सब बनाना सीखते हैं, जिससे कि हम किसी सिस्टम में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। फिर आता है स्निफिंग। स्निफिंग मतलब होता है नज़र रखना, ठीक है। अब मैं जिस वाईफाई से कनेक्ट हूँ, मैं इस वाईफाई पे नज़र रखूँगा कि यहाँ पे कितने डिवाइसेस कनेक्ट हैं, उन लोग क्या चला रहे हैं, इंटरनेट पे क्या एक्सेस कर रहे हैं, है ना। तो मैं टोटल उस पर नज़र रखने वाला हूँ, मैं टोटली उसे मॉनिटर करने वाला हूँ। इस अटैक को हम बोलते हैं स्निफिंग। हम इसे मैन इन द मिडिल अटैक भी बोलते हैं, MITM, ठीक है। जिसके अंदर हम उस डिवाइस से कनेक्ट नहीं होते हैं, हम सिर्फ नज़र रख के उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं। फिर आता है सोशल इंजीनियरिंग, इसका दूसरा नाम है ह्यूमन हैकिंग, है ना। ह्यूमन हैकिंग क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उन्हें कैसे मैनिपुलेट किया जाए, ठीक है।
जो स्कैमर्स होते हैं उन्हें हैकिंग नहीं आती, लेकिन तब भी वो क्या करते हैं, कार्ड नंबर मांग लेते हैं, ओटीपी मांग लेते हैं। क्या जिसके पास कॉल आया उसे नहीं पता था कि नहीं देना है ओटीपी? उसे भी पता था, है ना, लेकिन तब भी उसने ओटीपी क्यों दे दिया? क्योंकि उसके साथ सोशल इंजीनियरिंग हुई है, उसके साथ माइंड मैनिपुलेशन हुआ है। तो ये चीज़ हम सोशल इंजीनियरिंग में सीखते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं डॉस और डीडोस अटैक के बारे में, ठीक है। डॉस डीडोस अटैक क्या होता है? सर्वर क्रैश होना, सर्वर डाउन होना, इसके बारे में सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। डॉस डीडोस के अंदर हम क्या करते हैं, हम इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजते हैं कि जो सामने वाला सर्वर है, जो सामने वाला सिस्टम रहता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, उसकी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है और सिस्टम बंद पड़ जाता है, क्रैश कर जाता है। फिर आता है सेशन हाईजैकिंग, जिसके अंदर हम इस बारे में बात करते हैं कि कैसे बिना आईडी पासवर्ड के, विदाउट आईडी एंड पासवर्ड, हम कैसे किसी के आईडी में लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। फिर आएगा हैकिंग वेब सर्वर एंड एप्लीकेशंस, है ना, थोड़ा वेब एप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं। फिर आता है हैकिंग वायरलेस नेटवर्क, जिसके अंदर हम बात करते हैं वाईफाई वगैरह को हैक कैसे किया जाए, पासवर्ड क्रैकिंग कैसे किया जाए। फिर आता है हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म, जिसमें हम बात करते हैं कि एंड्रॉइड डिवाइसेस को किस प्रकार से कंट्रोल में किया जाए। फिर आता है क्रिप्टोग्राफी, जिसके अंदर हम बात करते हैं किस प्रकार से जो सिक्योरिटी होती है ना, वो किस तरीके से काम करती है। फिर आता है बिंग एनोनिमस, इसमें क्या, देखो जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी चीज़ एक्सेस करते हो ना, तो आप बहुत सारी डेटा आपकी लीक कर देते हो। एनोनिमस मतलब क्या, आपकी आइडेंटिटी को हाइड करना। तो अगर हम इंटरनेट पे हमारी आइडेंटिटी को कैसे हाइड करें, अगर हम डीप वेब या डार्क वेब पे अगर हम जा रहे हैं, तो हम किस प्रकार से हमारी आइडेंटिटी को हाइड कर पाए, ये चीज़ हम सीखते हैं बिंग एनोनिमस के अंदर। साथ ही साथ हम खुद की हमारी डीप वेब वेबसाइट कैसे बना पाएंगे और इसे होस्ट कैसे कर पाएंगे, ये भी सीखेंगे। फिर बात करते हैं हम सिस्टम सिक्योरिटी, फायरवॉल के बारे में और एंटीवायरस के बारे में, ठीक है। और लास्ट में हम बात करेंगे जॉब असिस्टेंट और करियर काउंसलिंग के बारे में। तो ये है आपका एथिकल हैकिंग का एक पूरा मॉड्यूल कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं अगले 2 मंथ के अंदर। तो ये थी। फिर अगर हम बात कर लें करियर पाथ की, तो जैसा मैंने बताया एथिकल हैकर नाम की जॉब नहीं होती है, जॉब होती है इन नाम की, है ना। और सिर्फ यही नाम की नहीं होती है, अगर मैं आपको नाम गिनाने लगूँ तो 40-50 प्लस प्रोफाइल आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफिक नाम आपको लिखे हुए हैं, है ना। वेब पेनिट्रेशन टेस्टर, एंड्रॉइड पेन टेस्टर, एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर, नेटवर्क पेन टेस्टर, ठीक है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, फॉरेंसिक एनालिस्ट, मालवेयर एनालिस्ट, ये सभी, बग हंटर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी ऑडिटर, ठीक है। ये सभी वो प्रोफाइल है। अगर आपको एथिकल हैकर से रिलेटेड जॉब अगर आपको चाहिए, तो आप इन प्रोफाइल के नाम पे सर्च करोगे, फिर चाहे लिंक्डइन पे करोगे, चाहे इंडीड पे करोगे, कहीं भी करोगे, इन नाम से आप सर्च करोगे, इन नाम से आपको जॉब मिलती है। एथिकल हैकर नाम की जॉब नहीं होती, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रोफाइल्स होती है, तो इसे एक बार अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हो। सो गाइस दैट्स इट, आज के लिए इतना ही था। आपकी कोई भी क्वेरीज है एथिकल हैकिंग से रिलेटेड या कोई भी डाउट्स वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं ना। कोई भी क्वेरीज हो मतलब बेफिक्र होकर पूछना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मैं ही पढ़ाऊँगा। जब अपन एथिकल हैकिंग कंप्लीट करेंगे ना, तो उसके बाद मेरा पूरा मतलब ये रहता है कि मैं आपको इतना इंडिपेंडेंट बना पाऊँ कि आप खुद डिसाइड कर पाओ कि आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट है। क्योंकि देखो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे 4-5 प्रोफाइल के नाम दिए हैं। फील्ड इसके अंदर ना 45 प्लस 50 फील्ड मिलेगी आपको, सब चीज़ें आप नहीं कर सकते, है ना, इम्पॉसिबल है। एक फील्ड को पूरा एक्सप्लोर करना भी इम्पॉसिबल है। तो ऐसा है कि मैं आपको ना बताऊं कि आपको क्या करना है, आपको खुद को एथिकल हैकिंग कंप्लीट करते तक आपको खुद को इतना रियलाइजेशन हो जाए, आपको इतना पता चल जाए कि मेरे लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है, मेरा किस में जेन्युइन इंटरेस्ट है। क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट रहेगा ना, वो चीज़ आप ज़्यादा देर तक कर पाओगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल नेटवर्क पेन टेस्टर दिया हुआ है, ठीक है, मुझे नेटवर्किंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है। पहले मैं डेवलपमेंट करता था, तो पहले मैं वेब डेवलपर था, तो डेवलपमेंट करता था, तो मुझे वेबसाइट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है ना। तो मुझे वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक जो स्पेसिफिक जो मेरी फील्ड है वो मैंने डिसाइड करी, क्योंकि मुझे वेबसाइट्स बनाने में मुझे अच्छा लगता था, मुझे पता था काम कैसे करती है, तो उसे ब्रेक करने में भी अच्छा लगता था। अगर शायद मैं एंड्रॉयड ऐप्स बनाता होता तो शायद मैं एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग प्रीफर करता। हो सकता है आपकी जो ये हो, आपकी प्रेफरेंस हो वो नेटवर्क में ज़्यादा हो, है ना। तो ये सब चीज़ों में आप एक्सप्लोर कर सकते हो और ये चीज़ आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगी। हाँ,
हाँ देखो, जैसा मैंने बताया साइबर सिक्योरिटी ना काफ़ी बड़ी फील्ड है। तो कोई भी चीज़ आपको करनी है तो सबसे पहले आपको एथिकल हैकिंग करनी पड़ेगी। एथिकल हैकिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बाद आप इसमें से कोई भी फील्ड में जा सकते हो। कंपनी टू कंपनी आपका काम भी, आपका जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो भी अलग अलग रहती है। ठीक है, अब जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग भी करता हूँ, मैं वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी करता हूँ, मैं ट्रेनिंग पार्ट भी करवाता हूँ। ठीक है, तो हो सकता है आप किसी कंपनी में जाओ तो आपको अलग अलग चीज़ें करनी पड़े। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे अलग अलग है, जैसे कि फॉरेंसिक एनालिस्ट है, मालवेयर एनालिस्ट है। ठीक है, मालवेयर एनालिस्ट क्या करता है, मालवेयर के बारे में एनालिसिस करता है। ये पेपर आगे फॉरवर्ड कर दिए है ना, मालवेयर के बारे में एनालिसिस करता है। डिजिटल फॉरेंसिक जो रहता है फॉरेंसिक एनालिस्ट, वो क्या करता है, वो एविडेंसेस कलेक्ट करता है, डिजिटल एविडेंसेस कलेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गई, डेटा रिकवर करना है। ठीक है, ये जो चीज़ें होती है, हाँ, बैक ट्रैक करने की, ये सब चीज़ें फॉरेंसिक एनालिस्ट करता है। तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको पहले एथिकल हैकिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग आप क्लियर करोगे, उसके बाद आप इस पार्ट में जा सकते हो। और जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाती है, पेन टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है आपकी, आप अगर अच्छे से कर लेते हो उस पार्ट को, तो आप जॉब रेडी हो जाते हो। आप उसके बाद कोई भी प्रोफाइल में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हाँ, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, आईडी और पासवर्ड है करना। हाँ आईडी और पासवर्ड एक हाँ हाँ, देखो देखो, आईडी पासवर्ड हैक नहीं होते, अकाउंट्स हैक होते हैं। ठीक है, अकाउंट्स हैक बहुत इजीली करे जा सकते हैं, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बहुत इजीली कर सकते हैं। दो चीज़ समझनी होगी, है ना, कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म मत करना जो कि इलीगल हो। ठीक है, अगर मेरे पास आपकी परमिशन नहीं है आपको डिवाइस को हैक करने की, मैंने आपको हैक कर दिया, आपने जाकर रिपोर्ट कर दी, या किसी भी तरीके से एजेंसीज नज़र रखती है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो साइबर क्रिमिनल्स नहीं पकड़े जाते। जब पकड़े जाते हैं ना, तो ना कोई जमानत होती है ना कुछ होती है, सीधा अंदर कर दिया जाता है। ठीक है, बाकी क्रिमिनल तो नेट भी चला पाएंगे, आपको तो इंटरनेट का एक्सेस भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझते हुए चलना। तो टोटल जैसे कोई दूसरा क्राइम होता है तो इस प्रकार का क्राइम होता है, चीज़ें अपन इस तरीके से सीखेंगे कि बिल्कुल आप किसी का भी अकाउंट हैक कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ को कभी परफॉर्म मत करना किसी के ऊपर। ठीक है, इसको अच्छे इंटेंट के लिए यूज़ करना, इसको करियर सेंट्रिक चीज़ों के लिए इसको यूज़ करना। ठीक है, हाँ, और दूसरी चीज़ एक और, कि अगर आपका फोकस है कि हैकिंग सीख के गर्लफ्रेंड का अकाउंट हैक करूँगा, है ना, है ना, इसका अकाउंट, उसका पासवर्ड चुराऊंगा, इस टाइप का अगर माइंड में चल रहा है ना, तो इस फील्ड में मत आना। क्यों नहीं आना, इसके पीछे जेन्युइन रीज़न है। क्योंकि देखो, ऐसे कोई बटन नहीं है जिसको मैंने दबाया तो हैक हो जाएगा। ठीक है, आप लगे रहोगे, आपकी रात खराब होगी, आपका माइंड खराब होगा, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी, है ना। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतनी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी ना, तो आप ना क्विट कर दोगे। ऐसे छोटे रीज़न से आप क्विट कर दोगे, 1 महीने करोगे, 2 महीने करोगे, और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे जब चीज़ें होगी नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल गर्लफ्रेंड का आईडी अकाउंट हैक करके भी कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है ना, 4 चैट मैसेज पढ़ने से भी होने वाली तो है नहीं। तो ये चीज़ को समझते हुए चलना। तो करियर पर्सपेक्टिव के हिसाब से अपन चलेंगे ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैं बाकी लोगों को भी, मतलब मैं स्टार्टिंग से मेरी आदत रही है कि मैं ये चीज़ को मैं बताते आया हूँ, और ये चीज़ भी बताते आया हूँ कि अगर आप कोई भी गलती से भी कोई, अगर आप साइबर कोई भी मलिशियस एक्टिविटी करते हो, तो इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आप पकड़े जाओगे। ठीक है, 1 महीने बाद पकड़े जाने वाले थे, भले 2 महीने बाद पकड़े जाओगे, लेकिन पकड़े जरूर जाओगे। ठीक है, इसी तरह के आप देखोगे जो भी साइबर क्रिमिनल्स रहते हैं ना, जो भी हैकर्स आप लोग सुने होंगे कि वो पकड़ में आते हैं। ठीक है, अभी 1.5 साल पहले ट्विटर पे हैक हुए थे, अकाउंट्स हैक हुए थे। बराक ओबामा का हुआ था। ठीक है, एलन मस्क का हुआ था, जिसमें उन लोग बिटकॉइंस उनके अकाउंट से गया था कि आई एम गिविंग बैक टू द सोसाइटी। आप जितने बिटकॉइन भेजोगे 4 घंटे में आपको उससे 4 गुना बिटकॉइन वापस मिलेंगे, है ना। तो जो जिसने हैक किया था पकड़ा गया वो, है ना, अभी 1 वीक पहले ही पकड़ा गया है। अब क्या हुआ, सब खत्म हो गया, इतनी मेहनत करी, जो करा, कोई मतलब नहीं दिया, है ना। तो पकड़े जाते हैं, बिल्कुल पकड़े जाते हैं। देखो, एजेंसीज को पकड़ना होगा, गवर्नमेंट को पकड़ना होगा ना, वो पकड़ लेगी, ये चीज़ समझते चलो आप। ठीक है, बैक ट्रैकिंग होती है, बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, आपने हैक किया, 10 हैकर वो लेकर आएगी, वो आपको पकड़ने के लिए, आपको बैक ट्रैक करने के लिए। ठीक है, डिजिटल फॉरेंसिक्स की, जैसे मैंने बताया, फॉरेंसिक एनालिस्ट, ये आपको पूरा बैक ट्रैक कर लेंगे, आपने कहाँ किया, कब किया, कितने बजे किया, सब चीज़ निकालेंगे ये। ठीक है,
इंटरनेट पे आपकी सभी एक्टिविटी ट्रैक होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 4 क्वेश्चन जरूर पूछना, ठीक है, कि क्या जेन्युइन रीज़न है आपके पास आने के लिए। जेन्युइन रीज़न रहे तब आना, तब इसमें आप अपन एक अच्छा करियर बना पाएंगे, अपना एक अच्छा फ्यूचर रहेगा इसमें। सिक्योरिटी एनालिस्ट का वर्क प्रोफाइल ये होता है कि ये जो कंपनी होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने का काम करता है ये, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने का काम कि उनके एप्लीकेशंस, उनके सॉफ्टवेयर वगैरह को पेन टेस्टिंग करेगा, उनके नेटवर्क को पेन टेस्टिंग करेगा और उनकी सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए ट्राई करेगा। देखो सबके वर्क ना बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि ओवरलैप होते हैं। कुछ चीज़ ऐसी रहेगी कि आपको सिक्योरिटी एनालिस्ट में, जैसे कि मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप गए, तो वहाँ पे हो सकता है आपको वेब पेन टेस्टिंग ना दी जाए, लेकिन हो सकता है कि कहीं पे आपको सिक्योरिटी एनालिस्ट के अंदर ही वेब पेन टेस्टिंग भी आपको प्रोवाइड करा दी जाए, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, तो मैं सिक्योरिटी एनालिस्ट वाला भी मैं वर्क कर रहा हूँ, नेटवर्क पेन टेस्टिंग भी मैं करता हूँ, ठीक है, एज एन ट्रेनर भी वर्क कर रहा हूँ। तो कंपनी टू कंपनी डिफर करती है चीज़ें, ठीक है। और कोई क्वेरीज है प्रोग्रामिंग वगैरह से रिलेटेड? कौन सी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी? अच्छा देखो, हाँ देखो, जो भी चीज़ें रहेगी मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से फ्रॉम स्क्रैच में सिखाऊंगा। मैं आप लोगों को टास्क भी असाइन करूंगा, कुछ आप लोगों के वीकली टेस्ट भी होंगे आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। आपको बुक भी मैं प्रोवाइड करूँगा, हार्ड कॉपी नहीं दूंगा, सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को डेली बेसिस पे बुक रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं जाके मैं अलग अपन, है ना, अपने जो वेज रहेंगे वो पार्टेड हो जाएंगे और आपको एक इंडिपेंडेंट हैकर बनना है। तो बुक पे बिल्कुल आपको डिपेंड रहना पड़ेगा, बुक रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, और उस चीज़ को कैसे परफॉर्म करेगी, सब चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। और कुछ वॉर गेम्स वगैरह भी आप लोगों को मैं कराऊंगा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस और अच्छे तरीके से हो पाए। प्रोग्रामिंग वाला जो पार्ट है, तो देखो एथिकल हैकिंग के लिए आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है ना। एथिकल हैकिंग तो आप बिना प्रोग्रामिंग के कर सकते हो, सीख सकते हो। जो पेन टेस्टिंग वाला पार्ट है, इसमें आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपको डेवलपमेंट करने बैठ जाना है, इसमें आपको इतनी प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी जितनी कि आपकी बग्स निकालने के लिए ज़रूरी हो, आपको लॉजिक समझ में आए। इतना जो पार्ट रहेगा ये मैं आपको सिखा दूँगा, ठीक है। प्रोग्राम बनाना मैं सिखा दूँगा, टूल्स बनाना मैं सिखा दूँगा, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट भी अपन काफ़ी अच्छा करेंगे पेन टेस्टिंग के अंदर। एथिकल हैकिंग के अंदर प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं आता है, पेन टेस्टिंग के अंदर आता है। तो हम पाइथन सीखेंगे और बेस प्रोग्रामिंग, ये 2 लैंग्वेज हम सीखने वाले हैं। इसके बाद की जो लैंग्वेज है ये डिपेंड करती है कि आपका टारगेट क्या है। जैसे कि वेबसाइट है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे काम कर रही है, बैकएंड PHP पे, तो उस केस में आपको, और आपको वहाँ पे बग निकालने, तो आपको PHP को थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और अपन इस चीज़ पर धीरे धीरे सीखते भी जाएंगे कि किस प्रकार से हम उस चीज़ को गेन कर पाएँ। एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में बग निकालने, तो उसकी आपको टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है एक लैंग्वेज अगर आप सीख जाते हो तो आप बाकी लैंग्वेजेस भी सीख ही जाते हो। सिंटेक्स का माइनर सा डिफरेंस रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन एथिकल हैकिंग के अंदर प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड नहीं है, तो डरने वाली बात नहीं है। प्रोसेस को एंजॉय करते हुए करोगे काफ़ी अच्छे से हो जाएगी चीज़ें। हाँ हाँ हाँ, CH, ठीक है। बाकी देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, है ना। देखो डिग्री तो अगर मेरा देखोगे तो मेरा टेक बैकग्राउंड है भी नहीं, ठीक है। मैंने बीटेक करके रखी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है। तो बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि आपका टेक्निकल बैकग्राउंड वही, देखो बिल्कुल एक एडवांटेज मिलेगा। अगर कोई पर्सन टेक बैकग्राउंड से है तो बिल्कुल उसको एक थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका टेक बैकग्राउंड होगा। अगर आप नॉन टेक हो तो आप कर ही नहीं सकते, है ना। अगर आपके अंदर होगा, आपके अंदर वो ज़ील होगी ना, तो आप कर लोगे, ठीक है। बस थोड़ा सा अपने को चीज़ों पर फोकस रहना है, बाकी हो जाएगी चीज़ें। नॉन टेक टेक इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी आपने क्या कोर्स करके रखा है, ग्रेजुएशन क्या में कर रहे हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक चीज़ और, सर्टिफिकेट्स भी मैटर नहीं करते हैं, मैटर करती है स्किल, ठीक है। बहुत सारे लोग मैं पर्सनली जानता हूँ जिनके पास CH का सर्टिफिकेशन है लेकिन उनके पास जॉब नहीं है ना। क्यों जॉब नहीं है? क्योंकि देखो आपने एग्जाम तो निकाल लिया, सर्टिफिकेट निकाल लिया, लेकिन स्किल नहीं है, तो है ना। तो ये चीज़ होती है किसमें, देखो एज लिमिटेशन नहीं होती है, लेकिन जो CA, जो इसी काउंसिल जो CH का प्रोवाइड करता है, उसके अंदर एक एक्सपायरी होती है, 3 साल का आपको वो मिलता है ना। 3 साल आपने आज एग्ज़ाम दिया, आज आपको CH का वो मिल गया, 3 साल तक वैलिड रहेगा, फिर आपको वापस से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है।
तो यही मैं बोलूँगा कि जब CH पे फोकस मत करो, इस चीज़ पे फोकस मत करो कि मेरे को सर्टिफिकेट लेना है, फोकस करो स्किल पे। आपको पता रहेगा कि आपके अंदर क्या स्किल है, आप अच्छे से कर लोगे ना, तो जो सामने वाला इंटरव्यूअर रहेगा ना, वो 2 मिनट में आपको पकड़ लेगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है ना। सर्टिफिकेट में आप बड़ा सा रेज्यूमे बना लोगे 10 पेज का, तो भी आप उसको फेंक नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ को समझते चलना, तो स्किल पे अपना प्राइमरी फोकस होना चाहिए। सर्टिफिकेट तो बाय प्रोडक्ट है, आ जाएगा, है ना। ये बाजू वाले डिपार्टमेंट में पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है गाइस, और कोई क्वेरीज हो? ठीक, हाँ क्या बोल रहे थे? समझा नहीं मैं। हाँ नहीं, पार्ट टाइम मैं नहीं करता हूँ, मैं फुल टाइम WSTech के साथ। अच्छा, जिसने वो फील नहीं किया है ना, वो रुक जा। मैं लैपटॉप लेके आऊंगा, मैं उसमें आज नेक्स्ट डलवा दूंगा। हाँ दे दी। आज नेक्स्ट डलवा दूंगा, लेकिन उसमें तो कभी कोई चीज़ सेव करता हूँ, कोई तो सेव नहीं होगी। मैं रिजॉल्व करा दूंगा, अभी अपन आगे लेफ्ट सेटअप वगैरह सब कुछ करा। ये मैंने जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का ये निकाला था, जो अपने R2 एक है ना इसमें, तो ये पॉपअप्स हो रहा है। हाँ। सही कि हाँ सही है। और ये था एक जो सर एक ये भी है जो टेस्ट हाँ PHP सही है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है। हाँ सर ना दोनों। चलो, अच्छा कर रहे हैं। हाँ सर, मैं करा दिया सर। अच्छा करियर से देखें तो इसमें सबसे बेस्ट कौन सा करियर? जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है ना, वो बेस्ट है। देखो मैं आपको बता रहा, आपको ऐसे भी मिलेंगे जो वेब पेन टेस्टर इससे कम कमा रहा होगा, आपको एंड्रॉइड पेन टेस्टर मिलेगा जो इससे ज़्यादा कमा रहा होगा, ठीक है। हर इसमें मिलेंगे जो कम भी कमा रहे होंगे, ज़्यादा भी कमा रहे होंगे, ठीक है। डिपेंड करता है वो कितना कमा रहे हैं, उनका पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसके पास स्किल सेट कितना है, उसके पास एक्सपीरियंस कितना है। इसलिए मैंने बोला कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट लगे ना, उस चीज़ में। टेस्टिंग के बाद जो करियर लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन कौन सी मिनिमम है? i5 और कौन सी जनरेशन? जनरेशन मिनिमम 11 रखना। हाँ देखो, पुरानी भी हो तो भी काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सीखने के लिए तो अपन सब चीज़ों में काम कर लेंगे। जो चीज़ को मान लो 10 सेकंड में उड़ रही है, उसको 12 सेकंड लगेंगे, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा हाँ, आपका क्या क्वेश्चन था? आफ्टर पेन टेस्टिंग ये करियर चूज। हाँ देखो पेन टेस्टिंग में क्या है, पेन टेस्टिंग के बाद ना, जैसे पेन टेस्टिंग कंप्लीट होती है तो आप वेब पेन टेस्टिंग में जा सकते हो, एंड्रॉइड में भी जा सकते हो, एप्लीकेशन सिक्योरिटी में भी जा सकते हो, ये वाली फील्ड को छोड़ के, ठीक है। फॉरेंसिक मालवेयर, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा एडिशनल आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी, है ना। हाँ मालवेयर वाली। हाँ देखो, नहीं, इसमें देखो, इसमें जितने भी आपको करियर पाथ दिए गए ना, 90% में आप जा सकते हो काफ़ी आसान तरीके से। और इसके बाद अगर आपको एनहेंसमेंट करनी है और आप स्किलिंग करनी है, तो वो तो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद आप क्लाउड सिक्योरिटी भी कर सकते हो और भी अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। लेकिन जैसे पेन टेस्टिंग करते हो, अगर सही तरीके से करते हो, तो आप जॉब रेडी यहाँ तक हो जाते हो। सभी लोगों ने फील कर दिया। जैसे मान लीजिए उनको मतलब सर्टिफिकेट मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, उसके बाद में जैसे जॉब अगर हम में नहीं करना चाहे अपने खुद के उसमें, हाँ बग बाउंटी आप कर सकते हो। देखो उसके अलावा देखो काफ़ी सारी चीज़ें ऑप्शन है कि या तो आप किसी कंपनी के साथ जुड़ जाओ, ठीक है, फुल टाइम बेसिस पे, पार्ट टाइम बेसिस पे, ठीक है। या अगर आपको खुद का अगर आपको खुद का सिक्योरिटी रिलेटेड अगर आपको कुछ ओपन करना है तो वो कर सकते हो। अगर आपको दोनों चीज़ें नहीं करनी है, आपको जॉब भी नहीं करनी है, अपना स्टार्टअप भी ओपन नहीं करना, आप एक फ्रीलांस वर्क करना चाहते हो, तो आप फ्रीलांस बेसिस पे जैसे बगक्राउड वगैरह जो कंपनीज होती है ना, मैं आगे भी बताऊंगा कि अपन इंडिविजुअल कंपनीज को भी कैसे फाइंड कर सकते हो, आप उनसे परमिशन लेके आप उनके ऊपर वो कर सकते हो। तो वो भी आपको लाइक एज एन पार्ट टाइम टाइप से या फिर एज ए फ्रीलांस टाइप पे आप इनकम बना सकते हो। आपको 5RR फ्रीलांसर जैसे जगह पे भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। मेन जो चीज़ है वो है कि अपने को अप स्किलिंग करना पड़ेगा। अप स्किलिंग में थोड़ा समय लगता है। सर ये नोट्स का क्या प्रोग्राम रहेगा? नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे या आप? हाँ देखो, नोट्स मैं दूंगा नहीं, मैं नोट्स आप लोगों से बनवाऊंगा, ठीक है। जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको बनाने पड़ेंगे डेली बेसिस पे, और जितनी भी चीज़ें रहेगी उसी चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि देखो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इधर उधर अगर अपन भटकते रहेंगे ना, तो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मतलब एक डेडिकेटेड ले जाते हुए चलूँगा कि जो प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को असाइन करूँगा, ठीक है। तो वही चीज़ें रहेगी कि आपको जैसे कि नोट्स वगैरह के जो भी रहेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों को नोट्स बनाने हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे जो भी है डिक्टेट कराऊंगा, लिखवा दूंगा,
रिसोर्स को आपको लेते हुए चलना है। सर मुझे ये पूछना है, पाइथन का अलग से कोर्स करना होगा या नहीं करना होगा, वो पाइथन में पेन टेस्टिंग में करवाते हैं। सर पाइथन मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। हाँ, तो आपको ज़रूरत नहीं है। एडवांस पाइथन जैसे जेंगो हाँ, मोर देन इनफ है, उतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी। जेंगो में बहुत ज़्यादा काम करता हूँ और HTML CSS की हाँ, वजह से आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छी तरह से मुझे समझ में आता है और PHP की भी मुझे हाँ, बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, अलग से आपको कोई भी कोर्स करने की जरूरत मुझे नहीं है। इसे एडवांस लेवल पे सीखना हाँ, आप बस आपको पेन टेस्टिंग करनी पड़ेगी, है ना। लैंग्वेज तो आपको मैंने पहले से आती अपने है। बहुत ढेर सारे टूल्स बनाए जैसे वेब स्क्रैपिंग हाँ और फिर यूट्यूब वीडियोस डाउनलोड करना, हाँ तरह तरह के भी ऑटोमेशन टूल्स मैंने बनाए। हाँ, सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। हाँ, उसी चीज़ पर फोकस करो और आपको पेन टेस्टिंग के अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एथिकल हैकिंग और उसके पेन टेस्टिंग, क्योंकि पेन टेस्टिंग समझ में नहीं आएगा जब तक एथिकल हैकिंग नहीं होगी। और एक बार अपनी पेन टेस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद आप रेडी हो जाओगे। जिसको लैंग्वेज नहीं आती है प्रोग्रामिंग, उसको भी दिक्कत नहीं है, प्रोग्रामिंग में सिखा दूँगा आप लोगों को। हाँ हाँ, सेल स्क्रिप्टिंग सिखाऊंगा, सेल स्क्रिप्टिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग। तो सर इसमें मतलब 6 मंथ के अंदर इतना कंप्लीट हो जाएगा हाँ, 6 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। सर ये भी तो आगे इसमें इतना हो जाएंगे कि एंड्रॉइड भी तो आगे है ना पेनिट्रेशन हाँ हाँ, एंड्रॉइड भी आ गया, पेन टेस्टिंग एग्जैक्ट। 6 मंथ के अंदर आप इंटरव्यू वगैरह भी होता है। हाँ हाँ, देखो 6 मंथ के बाद होंगे आपके इंटरव्यू। जब पेन टेस्टिंग आप कंप्लीट करते हो ना, उसके बाद आपको हाँ 1 मंथ की आपको इंटर्नशिप कराई जाती है, उसके अंदर आपको हाँ 6 मंथ में इंक्लूड है, जिसमें 1 मंथ की जो इंटर्नशिप होती है उसमें आपको प्रोजेक्ट असाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है, आपको टारगेट दे दिए जाते हैं, आपको उसको हैक करना होता है। ठीक है, आप वहाँ पे बग्स वगैरह निकालते हो और उसके परफॉर्मेंस पे बेसिस पे आपको फिर इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, सर बिना कनेक्टेड भी किसी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है? बिना कनेक्टेड बिना connected। देखो सर ये वाइड एरिया नेटवर्क में कैसे परफॉर्म होगा? पोर्ट फॉरवर्डिंग, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि पब्लिक आईपी पब्लिक आईपी और फिर हमारी ये सब चीज़ private सीखेंगे, IP ये सब चीज़ सीखेंगे आप। ये दोनों आपस में कैसे करेंगे? हाँ, ये चीज़ सीखेंगे अपन, पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह ये सब चीज़ें सीखेंगे। सर गिटहब पे मैं देखता हूँ कि उसके जितने भी कोर्स रहते हैं हैकिंग के ज़्यादातर पाइथन में रहते हैं। हाँ, तो इसका क्या लॉजिक है? और फिर ज़रूरी नहीं है, देखो Linux पे जितने हाँ, tools हैं वो सब भी पाइथन हाँ, देखो ज़रूरी नहीं है कि पाइथन में ही हो, किसी भी लैंग्वेज में एट द एंड ना अपना काम होना चाहिए। पाइथन इसलिए वहाँ पर यूज़ किया गया है क्योंकि देखो पाइथन ऑटोमेशन के लिए अच्छा है, पाइथन कोड करने में इजी होता है। ठीक है, हाँ, यूज़र फ्रेंडली है, इस वजह से पाइथन यूज़ किया जाता है। लैंग्वेज कौन सा नहीं? हाँ नहीं, इंस्टाग्राम यूज़ करता है क्योंकि वो जेन्युइन फ्रेमवर्क हाँ देखो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है। ये देखा जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लाएबल है। जैसे पाइथन को अगर आप देखो तो पाइथन थोड़ी स्लो काम करती है, उसका जो एग्जीक्यूशन होता है थोड़ा स्लो होता है ना। तो डेवलपमेंट, अगर हार्डकोर डेवलपमेंट में पाइथन का यूज़ नहीं किया जाता है, कुछ जगह पे पाइथन का यूज़ अच्छा रहता है, ऑटोमेशन वगैरह में अच्छा रहता है, तो वेरी करता है। ये सब चीज़ें अपन देखना है। इंस्टाग्राम पे देखते हैं, उस पर बैटरी में पूरा डेवलपमेंट पाइथन भी हो रहा है, हाँ, जेन्युइन फ्रेमवर्क में एडवांस पाइथन जो है। तो सर क्या वो बेहतर हो सकता है? क्योंकि सर मैं इस पर वेबसाइट बनाता हूँ हाँ। तो वो काफ़ी अच्छा काम करता है। नहीं, जेंगो तक अगर आप पहुँच गए ना तो वर्डप्रेस कभी-कभी स्लो हो जाता है। हाँ देखो वर्डप्रेस तो स्लो, उसमें मैंने देखा है कि काफ़ी बार डीडोस अटैक हुआ है वर्डप्रेस की साइट पे, और जब पाइथन से बना हुआ जेन्युइन फ्रेमवर्क में उसकी साइट पे देखो जो आपका ज़्यादा इंस्टाग्राम फास्ट होता है, इंस्टाग्राम जो है ना आपका उस पे चल रहा है, रिएक्ट नेटिव पे चल रहा है। इंस्टाग्राम रिएक्ट नेटिव पे चल रहा है, रिएक्ट नेटिव रिएक्ट नेटिव पे चल रहा है। कोई चीज़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस चीज़ों को अपन धीरे धीरे क्लियर करेंगे। एक बार में अपन कंज्यूम नहीं कर सकते सब चीज़ें, धीरे धीरे करके अपन को आइडिया लग जाएगा कि क्या है, कौन सी चीज़ें अपने को आनी है, और जितना मैंने बताया ना इतना मोर देन सफिशिएंट है। फिर अपने को बस इसी में अपने को वो करते जाना है, एक्सपर्टीज़ अपने को गेन करते जानी है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें रहेगी, सिलेबस तो कभी ख़त्म नहीं होगा। जब तक जेन्युइनली बताऊँ तो टेक में सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होता। हाँ नहीं नॉन चीज़ कनेक्टेड क्लास को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है? कौन सा? हाँ देखो नॉन कनेक्टेड, देखो कनेक्ट तो आपको किसी न किसी तरीके से रहना पड़ेगा। कनेक्ट रहने का मतलब ये नहीं है कि वायर का केबल लगा रहे, ठीक है, किसी भी तरीके से अगर आप उस सिस्टम से बात कर पा रहे हो तो फिर पॉसिबल है। ठीक है, अब डिपेंड ये करेगा कि वो हैक होगा नहीं होगा, उसके अंदर अगर वल्नरेबिलिटीज़ होगी तो हैक हो जाएगा, वल्नरेबिलिटीज़ नहीं होगी तो हैक नहीं होगा। ठीक है, ओके ओके क्लास लोगे सर? हाँ मैं ही क्लास होगा। अच्छा सभी लोगों ने फिल कर दिया इसको? ठीक, ओके। सर क्या इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे रेस्पबेरी और रबर नहीं रास्पबेरी रबर नहीं इन सब नहीं। कैसे काम किया? नहीं इसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे।
करियर सेंट्रिक ज़रूरी नहीं होता ये। नहीं देखो मैं आपको बताऊँ, एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा, नॉन एंडिंग सिलेबस है आपका, नेवर एंडिंग सिलेबस। हमको उस चीज़ पर फोकस करना है जो आपको जॉब दिलाने में मदद करे, ठीक है। रेस्पबेरी पाई, रबर डकी, ठीक है, वाईफाई हैकिंग है ना, फ्लिपर जीरो है ना, वाईफाई जेमिंग, ये बिल्कुल मतलब करियर पर्सपेक्टिव से कभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है सब चीज़ों की। हाँ देखो एंड्रॉयड हैकिंग, हाँ एंड्रॉयड हैकिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है ना। तो बग्स निकालने के हमको हम अपना एम क्या है, अपना एम ये है कि एट द एंड आते आते हम बग्स फाइंड करना सीखें। जब बग फाइंड करेंगे ना तब आपको जॉब मिलेगी। आपको अगर किसी का वाईफाई हैक करोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, है ना। अगर आप जेल ब्रेक कर रहे हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, कोई भी कंपनी नहीं रखेगी। कंपनी आपको सामने से वाईफाई एड्रेस देगी, ये लो पासवर्ड। यूट्यूब चैनल कई बार हैक होते हैं, किस वजह से हैक होते हैं? बग्स की वजह से? बग्स की वजह से हैक नहीं होते हैं, बग्स एक रीज़न हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो फिशिंग अटैक किए जाते हैं, आईडी पासवर्ड क्रेडेंशियल्स चुरा लिए जाते हैं, फिशिंग पेज बनाए जाते हैं, फिशिंग पेज बनाया जाता है, आईडी पासवर्ड चुरा लिए जाते हैं। बिना वाईफाई एडेप्टर की भी मतलब नहीं वाईफाई अडाप्टर की रिक्वायरमेंट होती है। सर मैं फिशिंग अटैक का अकाउंट कर लेता हूँ। हाँ अब देखो जैसे फिशिंग अटैक है, देखो फिशिंग अटैक है, हाँ अब देखो जो फिशिंग अटैक की भी आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। जब से मैं हूँ तब से मुझे भी ज़रूरत नहीं पड़ी फिशिंग अटैक में। कभी किसी ने नहीं बोला कि, किसी कंपनी ने नहीं बोला कि आओ यहाँ पे फिशिंग अटैक परफॉर्म हो रहा है ना। लेकिन अपन क्या जस्ट उसके लिए कि ये चीज़ें परफॉर्म कैसे होती है, क्योंकि आपको जब तक नहीं पता रहेगा आप बच नहीं पाओगे वो चीज़ से, ठीक है। कितना ईजी तरीके से परफॉर्म। इसके लिए मतलब कौन सा टूल सबसे रिकमेंड रहेगा मैक्स में? अच्छा देखो अपन एक चीज़ करेंगे कि अपन ना टूल सेंट्रिक अपन नहीं बनेंगे। कल के टाइम में अगर वो टूल काम करना बंद कर दिया तो, है ना। तो अपने को क्या करना है, अपने को कंसेप्ट और इतने क्लियर करना है, अपने को चीज़ों को इतने अच्छे से क्लियर करना है ताकि अपन ना अगर वो टूल काम करना बंद कर दे तो खुद का टूल बना पाए। ऐसा अपने को इंडिपेंडेंट बनना है, टूल सेंट्रिक नहीं। मतलब एक नॉलेज लिए कौन सा क्या है? हाँ देखो एक टूल सोशल इंजीनियरिंग टूल किट नाम का टूल है, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है फिशिंग के लिए। और अगर आपने एक बार फिशिंग टूल गिटहब लिख दिया, गिटहब इतना लिख दिया तो आपको 50 टूल से मिल जाएंगे। हाँ खुद की बना सकते हैं। अब देखो जो मैंने वो बॉक्स को स्टार्ट किया था, सीए सर्टिफिकेट मांग रहा था, तो वो फायरफॉक्स में ऐड नहीं हुआ। करवा देंगे, HTTP बर्ब लिखना, HTTP बर्ब लिखना, ठीक है। ब्राउजर के अंदर जैसे ही लिखोगे ना तो एक पेज ओपन होगा, वहाँ पे सीए सर्टिफिकेट लिखा होगा, उस पर क्लिक करना, सीए सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड तो करके सर हाँ ऐड नहीं होगा, हाँ करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। देखो आगे आगे मत भगो सिलेबस से, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर ज़्यादा आगे भगोगे ना जब आप इस डेटा स्लाइड पे नेटवर्क जब यही टेस्टिंग में ओके हाँ देखो फायर देखो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ देखो स्किल बेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्किल बेस पे, एक्सपीरियंस बेस पे डिपेंड करता है। और अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊँ, हाँ देखो आप ऐसा मान के चलो, जैसे हमने कभी एक्सपीरियंस डिपेंड करता है, जैसे कि हम सब भी फ्रेशर हैं, पता नहीं इसका। हाँ देखो 3-5 ऐसा आसपास से अराउंड से शुरू होता है, ठीक है। कंपनी टू कंपनी भी वेरी करता है, आपके काम पे भी वेरी करता है, आपका स्किल सेट पे भी वेरी करता है, ठीक है। आप देखोगे कि जिस प्रोफाइल के लिए आप वो दूसरे को से अलग मिल रही होगी, ठीक है। तो हमेशा ऐसा रहेगा। और सबसे मेन चीज़ तो ये है कि इसमें जॉब लेना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी हाईली स्किल्ड लोग आपको मिलेंगे इस पार्ट में, सालों का एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। और धीरे धीरे आपको जब आगे बढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो सिलेबस है कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है, तो इसमें नेवर एंडिंग स्टडी चलेगी, ठीक है। तो वहाँ तक रेडी होने के लिए आपको ये चीज़ पे मतलब थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना ग्रैब कर लो। आप फ्रेशर के टैग से हट जाओ, फ्रेशर के टैग से अब एक बार आप हट गए, ठीक है, बस वो एक आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि फ्रेशर लेवल पे जॉब नहीं मिलती है। मैं अगर आपको बताऊं एकदम, अगर साइबर सिक्योरिटी में आप जाके जॉब सर्च करना तो जो फ्रेशर लेवल की जॉब है उसमें मिनिमम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेशर लेवल की जॉब। अब वो 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस आप कहाँ से लाओगे?
कहीं काम करेंगे तो हाँ सर है ना, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोला कि स्किल पे फोकस करो। स्किल पे फोकस करोगे, 2-4 जगह अच्छे बग्स निकाल लोगे। कहाँ से हाँ देखो, इसके लिए आप सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करो। हाँ बग बाउंटी प्रोग्राम वगैरह करो, कंपनी से कांटेक्ट करो, कनेक्ट करो, उनको बोलो कि हम आप पे पेन टेस्टिंग करना चाहते हैं, फ्री में कर दो, क्या दिक्कत है। फ्री में कर दो, आप ही की प्रैक्टिस होती रहेगी। ये समझ लेना कि बस प्रैक्टिस कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट बना रहे हो। 1-2 चीज़ें आप ये करोगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे वही आपको कहीं ना कहीं रेफर कर देंगे। हो सकता है वो कंपनी आपको हायर कर ले, है ना, कि आपने हमारे लिए की है, पेन टेस्टिंग करी, सही तरीके से करी, हो सकता है वही आपको रख ले डेवऑप्स डेवशेवऑप्स वगैरह। ओके सर, थैंक यू। हाँ देखो, फायरवॉल और देखो एक्चुअल में है क्या, फायरवॉल का काम है रोकना, वो तो वो आपको घुसने नहीं देंगे, है ना। सर्वर पे ब्लू टीम लगी हुई है, ब्लू टीम की सिक्योरिटी लगी हुई है, इतने सारे लोग हैं वहाँ पर, तो आपको ऐसे बाईपास नहीं करना है। अगर इतना ही ईजी होता उसे बाईपास करना था तो सभी सर्वर हैक हो जाते हैं, है ना। और हमारा काम क्या है, अगर सर्वर को मान लो किसी तरीके से आपने हैक कर भी लिया, आप उस चीज़ को रिपोर्ट करोगे और वो चीज़ को फिर रिजॉल्व कराया जाएगा, ताकि उस तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो दोबारा। हाँ दोबारा वो फुल से कॉम्प्रोमाइज़ हो, ये चीज़ के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं है, फायरवॉल ब्लॉक करती है, एकदम जेन्युइन बात है। हाँ सर।